ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम था शेंग मियान। वो अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स लेने आई थी जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ और उसे एक अजनबी आदमी के साथ इंटीमेट रात गुजारनी पड़ी। सुबह जब शेंग मियान उठी तो शॉक में रह गई। जो आदमी उसके पास लेटा था वो एक्चुअली उसका हस्बैंड फू यनचेंग था। 3 साल पहले सिर्फ 24 साल की उम्र में ही फू यन फूड ग्रुप का चेयरमैन बन गया था। चेयरमैन बनने के थोड़े दिन बाद उसने वेस्टर्न सबवर्ब्स के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया, जिससे उसका नाम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर हो गया। उसके ग्रैंडफादर जो पहले चेयरमैन थे, फुयन पर बहुत प्राउड थे और उसी ने एक लाइफ सेविंग फेवर चुकाने के लिए शेंग मियान की शादी फुयन से फिक्स कर दी। साथ ही 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शेंग फैमिली की कंपनी में देने का वादा भी किया। लेकिन मिस्टर शेंग जानते थे कि उनकी बेटी बिजनेस मैरिज पसंद नहीं करती, इसीलिए उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया। वो खुद कंपनी का बोझ उठाने के लिए रेडी थे, क्योंकि वो कंपनी उनकी लेट वाइफ का सपना था। अपने फादर को स्ट्रगल करता देखकर शेंग मियान ने एक अजनबी से शादी करने का फैसला ले लिया। पर शादी के दिन फुयन कभी आया ही नहीं और 3 साल तक उनकी शादी सिर्फ नाम की ही रही। अब 3 साल बाद जब पहली बार शेंग मियान अपने हस्बैंड से मिली तो उसकी स्टेप मदर सुलैन ने उसे बोला कि पोलाइटली ग्रीट करे, क्योंकि फुयन बहुत रेयरली कंट्री वापस आता था। इस टाइम शेंग फैमिली सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उन्हें फू ग्रुप के सपोर्ट की जरूरत थी। बेड पर लेटी हुई शेंग मियान को शक हुआ कि उसकी स्टेप मॉम ने जो वाइन दी थी उसमें कुछ मिलाया गया था। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। जब फुयन ने उसे छोड़ा और जाने लगा तो उसने बेड पर एक बैंक कार्ड फेंका और बोला कि इस एक्सक्यूज से मुझे चिपकाने की जरूरत नहीं है। शेंग मियान जानती थी कि वो अमीर है और उसे उसके पैसे की जरूरत नहीं थी। उसके लिए दोनों ने एक दूसरे से उतना ही फायदा उठाया था। तभी फुयन की माँ का फोन आया। वो उसे कह रही थी कि जल्दी से ये शादी खत्म करे। फुयन समझता था कि शेंग फैमिली ने अपनी बेटी बेच दी है, इसीलिए वो डिवोर्स लेने के लिए डिटरमाइन था। जब उसने शेंग मियान से कहा पैसे लो और पिछली रात भूल जाओ, तो शेंग मियान ने उसे बदले में सिर्फ एक यौन का सिक्का दिया, ये दिखाने के लिए कि उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। तभी फुयन की नजर बेड पर पड़े ब्लड स्टेन पर गई और उसे समझ आया कि पिछली रात उसका पहला वक्त था। अगली सुबह शेंग मियान ने अपनी स्टेप मॉम का सामना किया और पूछा कि क्या वाइन में कुछ मिलाया गया था। सुलैन ने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि मैंने ये सब शेंग फैमिली के फायदे के लिए किया। शेंग मियान ने गुस्से में कहा कि वो फुयन से एक पैसा भी नहीं लेगी, क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम जैसे मर्दों के भरोसे नहीं जीती। सुलैन ने उसे याद दिलाया कि अगर उसकी बेटी वीक नहीं होती तो शेंग मियान को कभी फुयन से शादी का मौका नहीं मिलता। तभी उसकी हाफ सिस्टर शेंग वियोन ने माँ को रोकते हुए कहा कि शेंग मियान को तंग मत करो और प्रॉमिस किया कि सर्जरी के बाद वो बिजनेस संभाल लेगी। इसी वक्त शेंग मियान को फुयन की माँ बाइशियो का कॉल आया। उसे फू फैमिली होम बुलाया गया डिवोर्स पर बात करने के लिए। फू रेसिडेंस पहुंचते ही बाइशियो ने उस पर इंसल्ट बरसा दिए। उसने कहा कि फुयन ने 300 बिलियन यौन की शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा के कहने पर की है और फू फैमिली का कोई इरादा नहीं है वो शेंग फैमिली की मदद फिर करे। शेंग मियान ने बिना झिझक डिवोर्स के लिए हाँ कर दी और कहा कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी फुयन वापस आ गया। उसके कदमों की आहट सुनकर शेंग मियान सोचने लगी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, पर फुयन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अपने असिस्टेंट शिन को बोला कि डिवोर्स एग्रीमेंट अपनी माँ को दे दे। शेंग मियान ने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया और कहा कि 1 महीने बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो में फाइनल कर लेंगे। अपनी कंपनी स्टूडियो हंगशिंग में शेंग मियान अपने एम्प्लॉइज के बीच बेनी के नाम से जानी जाती थी। उसका बिजनेस पार्टनर लियांग कन्फेस करता है कि उसने ऑफिस को बैंक के पास मॉर्टगेज कर दिया था और उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था। लियांग के पास एक आइडिया था स्टूडियो बचाने का। उसने बताया कि चेयरमैन फू ने एक विला खरीदा है अपने फर्स्ट लव जियाकिंग से शादी करने के लिए। अगर स्टूडियो हंगशिंग उस विला का डिजाइन प्रोजेक्ट ले ले तो वो सारे बैंक के कर्जे चुका सकते हैं। बेनी पहले हेसिटेंट थी पर फाइनली एग्री कर गई। लियांग ने उसे यस बार चलने का इनवाइट दिया। दूसरी तरफ फुयन को उसके कजिन का कॉल आया जो उसे भी यस बार बुला रहा था और कह रहा था कि उसने उसके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज गिफ्ट अरेंज किया है। वहां पहुंचकर जब शेंग मियान ने फुयन को देखा तो वो उसे ग्रीट करने गई, पर गलती से उसके आर्म्स में गिर गई और उसके शर्ट पर लिपस्टिक का स्टेन छोड़ दिया। फुयन मुस्कुराया और बोला, कितने में खरीदी गई हो मेरे कजिन से? शेंग मियान ने कैजुअली कहा, 7 फिगर अमाउंट। फुयन हंस पड़ा, तुम एक रात के लिए मिलियंस ही नहीं हो सकती। शेंग मियान ने प्लेफुली जवाब दिया, तुम्हारा ऑर्डर स्केल में थोड़ा बड़ा है, टाइम ज्यादा लगता है, ऑर्डिनरी लोग संभाल नहीं पाते, पर मेरी सर्विस उस प्राइस के लायक है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो उसे अपनी स्टाइल दिखा सकती है। जब उसने अपनी जैकेट उतारने शुरू की
तो फुयन ने तुरंत उसे रोका। शेंगमियान बोली, बस 1 मिनट लगेगा तुम्हें इम्प्रेस करने में। पर फुयन समझा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। उसने उसे टेबल के अगेंस्ट प्रेस किया और बोला, लगता है तुमने मेरी स्किल्स पहले टेस्ट की थी और दोबारा ट्राई करना चाहती हो। शेंगमियान कॉन्फिडेंटली बोली, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे क्लाइंट हमेशा वापस आते हैं। जब फुयन ने सुना कि उसका कजिन भी उसके क्लाइंट में से एक है तो वो डिस्कस्टेड फील करने लगा और ब्लंटली उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बेनी के डिजाइन प्रपोजल के बारे में पूछता है। थोड़ा डिसअपॉइंट होकर भी शेंगमियान फू ग्रुप के नेटवर्किंग इवेंट में जाने का इनविटेशन एक्सेप्ट करती। बैंक्वेट में वो अपने पुराने क्लाइंट जियांगजोंग से टकराती है। वो आदमी नशे में धुत था तो शेंगमियान ने उसे एलिवेटर तक सपोर्ट किया। कोइंसिडेंटली फुयन भी वहाँ था। उसने तुरंत अज्यूम कर लिया जियांगजोंग भी उसका क्लाइंट ही है। जब शेंगमियान ने अपना डिजाइन स्टाइल बताना चाहा तो जियांगजोंग हंसकर बोला, बेनी बहुत टैलेंटेड है, बस थोड़ी महंगी है। शेंगमियान ने फुयन से कहा, अगर मैंने तुम्हारा ऑर्डर लिया तो मैं कोई और क्लाइंट नहीं लूंगी। फुयन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेटर पार्किंग गैरेज में शेंगमियान ने शिन की बातें छुपकर सुनी। उसने बोला कि चेयरमैन ने अभी तक विला डिजाइन के लिए कोई फाइनल फॉर्म डिसाइड नहीं की और ये बताया कि जियाओ का छोटा भाई भी बिडिंग में है। फुयन से मिलना मुश्किल था, इसीलिए शेंगमियान ने अपना प्रपोजल चुपके से उसके कार में रख दिया और जब फुयन ने उस प्रपोजल को देखा तो उसे डिजाइन पसंद आया और उसने शिन को बोला स्टूडियो हंगशिन से कांटेक्ट करे। घर पहुंचकर शेंगमियान ने अपनी स्टेप मदर को किसी इन्वेस्टर के साथ झगड़े में देखा। वो कह रही थी कि अगर डिवोर्स की खबर फैल गई कोई भी शेंग कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। मिस्टर शेंग ने अपनी वाइफ से कहा कि बेटी को अकेला छोड़ दो। तभी शिन ने फुयन को रिपोर्ट दी कि शेंग फैमिली डिवोर्स रिकंसिडर कर रही है और चाहती है फू फैमिली इन्वेस्टमेंट जारी रखे। फुयन ने कहा वो एक आखिरी इन्वेस्टमेंट करेगा लेकिन कंडीशन ये है कि डिवोर्स तुरंत हो। टेनिस कोर्ट पर जियाओ का भाई यांग फुयन को अपना डिजाइन प्रपोजल देता है और कहता है कि ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों वजह से उसका स्टूडियो ही बेस्ट चॉइस है। उसी वक्त शेंगमियान वहां आ जाती है और फुयन को ग्रीट करती है। यांग उसे इंट्रोड्यूस करता है, यह है बेनी, एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल डिजाइनर। शेंगमियान ने फुयन को टेनिस मैच के लिए चैलेंज किया। फुयन ने मना कर दिया तो उसने प्रवोक करते हुए बेट लगाई, अगर मैंने जीत लिया तो मुझे सिर्फ 5 मिनट देने होंगे। फुयन बोला, हार के शर्मिंदा मत होना। और जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ शेंगमियान ने पहले ही सर्व में पॉइंट जीत लिया। ये देखकर फुयन सीरियस हो गया। दोनों ने प्योर एनर्जी से खेला और आखिरी में मैच 40-40 पे टाई हो गया। फुयन हंसकर बोला, सिर्फ खेलने से तुम्हें 5 मिनट मिल जाएंगे, ये मत सोचना। लेटर यांग ने देखा कि स्टूडियो हंगशिन कोलैप्स के किनारे पर है तो वो हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो बेनी की टैलेंट एडमायर करता था। उसने उसे अपने प्राइवेट रेसिडेंस में बुलाया 7 बजे शाम को। वहां पहुंचकर उसने एक ऑफर दिया, अगर तुम पूरी टेबल की शराब पी लो तो मैं ये डील फुयन को नहीं दूंगा। अपने 4 साल के मेहनत भरे स्टूडियो को बचाने के लिए शेंगमियान ने मजबूरन सारी ड्रिंक पी ली और जब वो नशे में हो गई यांग ने उसे छूने की कोशिश की। शेंगमियान ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया और डेस्परेशन में एक शॉकिंग ट्रूथ बता दिया, मैं फुयन की लीगल वाइफ हूँ। टेनिस कोर्ट वाली बेट असल में एक सिंपल सी गेम थी, एक मैरिड कपल के बीच का ठंडा झगड़ा, एक इमोशनल डिस्टेंस के बीच की छोटी सी टकरार। उसके बाद शेंगमियान ने प्रेटेंड किया कि वो फुयन को कॉल कर रही है और इसी चांस का यूज करके यांग को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और वहां से भाग निकली। बाहर निकलते उसने डोर से फुयन का ब्रॉड फिगर देखा। डर के मारे वो सीधा उसके बाहों में जा घुसी। प्लीज हेल्प मी, शेंगमियान ने घबराहट में कहा। फुयन ने सिचुएशन संभालते हुए उसका साथ दिया। यांग तुरंत पीछे से आया और बोला, मैंने तो सिर्फ बेनी को छोड़ने के लिए फॉलो किया था। लेकिन फुयन ने उसे सख्त वार्निंग दी और अपने वाइफ को गोद में उठाकर घर ले गया। शराब के नशे में बेहोश शेंगमियान उसकी बाहों में सो गई। तब फुयन ने उसे छोड़ा तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। उसके इतने करीब आने से फुयन के अंदर एक अजीब सा असर हुआ। उसने सोचा, आखिर कितना पैसा लगेगा इस औरत को पूरी तरह अपना बनाने में। अपने आप को संभालते हुए फुयन ने उसे ठंडा पानी पीने को दिया ताकि वो होश में आए। लेकिन जैसे ही पानी उसकी गर्दन से बहकर नीचे गया फुयन खुद अपना कंपोजर खो बैठा। उसके दिमाग में उनकी पहली रात की यादें ताजा हो गई और अपने आप को रोक नहीं पाया। एक पल में उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठा और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए, एक इंटेंस किस। जब वो होश में आया तो तुरंत पीछे हट गया। इसी वक्त शिन अंदर आया और स्टूडियो हंगशिन का कॉन्टैक्ट नंबर फुयन को दिया। जैसे ही शेंगमियान ने कॉल उठाया उसने फुयन से गुस्से में पूछा, तुम मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हो? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट भी नहीं देते। तभी फुयन को समझ आया कि उसके घर में खड़ी औरत वही डिजाइनर है जो स्टूडियो हंगशिन से है। उसने अब तक उसके इंटेंशंस को गलत समझा था। शेंगमियान
आंखों में आंसू लेकर बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारा डिजाइन प्रोजेक्ट चाहिए था। अगर मुझे अपनी इज्जत गिरानी पड़ती मैं तैयार थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं या मैं दर्द महसूस नहीं करती। उसके बाद वो फिर से नशे में फुयन की बाहों में सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने मिस्टर फू को थैंक्स कहने गई, लेकिन जैसे ही रूम में गई सबकी आंखें स्क्रीन पर उस पर ही टिक गई। फुयन ने तुरंत स्टाफ को बोला, मीटिंग अभी खत्म करो। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। शेंगमियान ने पोलाइटली बोला, मुझे काम के लिए निकलना है। तभी उसकी सरप्राइज के लिए फुयन ने उसे एक मौका दिया। वो डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट कर सकती थी। उसने बताया कि उसने उसका प्रपोजल पढ़ लिया था और उसके आइडियाज उसको सच में पसंद आए थे। शेंगमियान इतनी खुश हुई कि अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके गले लग गई। बाद में दोनों एक साथ मील कर रहे थे। जब फुयन को अपने ग्रैंडपा का कॉल आया, ग्रैंडपा को पता चला कि उसका ग्रैंडसन डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर उन्होंने अपना मेडिटेशन रिट्रीट जल्दी खत्म करने का फैसला किया। फुयन ने अपनी वाइफ को मैसेज किया, कल मेरे साथ चलो दादाजी को पिक करने। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो डिवोर्स का जिक्र मत करना। नेक्स्ट डे शेंगमियान मजबूरन तैयार हुई और चली गई, लेकिन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही उसके फादर का कॉल आया, तुम्हारी छोटी बहन फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। वो परेशान हो गई और फुयन से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए फुयन अकेला ही दादाजी को लेने चला गया। उसके अब्सेंस का फायदा उठाकर शेंगमियान खुद दादाजी से मिलने गई। उसने अपोलोजाइज किया, मैं आपको पिक करने नहीं आ पाई, घर में कुछ इमरजेंसी थी। दादाजी ने बोला, फुयन कैसा है? थोड़ा हेसिटेंट होते हुए शेंगमियान बोली, वो थोड़ा कोल्ड लगता है। ग्रैंडपा फू ने मुस्कुराकर कहा, फुयन के पेरेंट्स हमेशा बिजी रहे, इसीलिए वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर उसका दिल बहुत गर्म है, बस समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देख सकूं। शेंगमियान ने कैजुअली हाँ कर दी और दादाजी ने तुरंत फुयन को कॉल करके बोला, तुम्हारी वाइफ ने कहा है कि वो चिल्ड्रन के लिए रेडी है। ये सुनकर फुयन पैनिक में आ गया। उसे लगा कहीं उसकी वाइफ की असली आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। उसने तुरंत अपनी कार घुमाई और घर वापस दौड़ गया। घर पहुंचने पर शेंगमियान ने एक्सक्यूज दिया, मैं तो सिर्फ मिस्टर फू के होम डेकोर स्टडी करने आई थी। फुयन ने हैरानी से पूछा, अगर तुम्हें मेरी प्रेफरेंस समझनी थी तो मेरे दादाजी के घर क्यों आई? मुझसे सीधा पूछ सकती थी। तभी अंदर से ग्रैंडपा फू की आवाज आई और शेंगमियान घबरा गई। उसने तुरंत फुयन का हाथ पकड़कर उसके कार के अंदर खींच लिया। शिन ने तुरंत कार का डोर बंद कर दिया। कार के अंदर की जगह छोटी थी। फुयन के कान लाल पड़ गए। उसे लगा कि पेनी का इतना करीब होना उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। शेंगमियान ने जल्दी से कहा, सॉरी, मुझे चक्कर आ गया था, इसीलिए गलती से तुम्हें खींच लिया। उसके नर्वस एक्सप्रेशन को देखकर फुयन बोला, अगर तुम्हें मेरी डिजाइन प्रेफरेंस समझनी है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लो। उसके बाद जब फुयन उसके पीछे ब्लैंक स्टेयर से देख रहा था तो शिन ने चिल्लाया, बॉस, स्नैप आउट ऑफ इट। फुयन सोचने लगा, अगर कोई लड़की मेरे घर आए और इतनी क्लोज हो जाए, इसका मतलब क्या समझा जाए? शिन ने कैजुअल टोन में बोला, सिर्फ बिडिंग प्रेजेंटेशन के बाद से लगता है कोई तो आपके चार्म से अफेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट डे स्टूडियो हंगशिन में शेंगमियान अपने प्रोजेक्ट पेपर चेक कर रही थी। तभी यांग ने उस पर प्लेगियरिज्म का इल्जाम लगा दिया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मेरा डिजाइन कॉपी किया है। शेंगमियान ने कामली पूछा, तुम्हारा डिजाइन का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यांग ने प्राउडली कहा, क्लासिकल चाइनीज गार्डन स्टाइल ऑफ लीन यूएन से। मैं चाहता हूँ कि विला में नेचुरल ब्यूटी का टच हो। शेंगमियान ने डिसएग्री करते हुए कहा, तुमने सिर्फ ओवरऑल स्टाइल पर ध्यान दिया लेकिन डिटेल्स कंप्लीटली इग्नोर कर दी। अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे डिजाइन में मैपल लीव्स हर जगह यूज हुए हैं, गार्डन से लेकर इंटीरियर तक, वॉल्स और रेलिंग्स तक। ये चेयरमैन का पर्सनल प्रेफरेंस है जो मैंने उनके बिलोंगिंग्स देखकर नोट किया। उसने ये भी बताया, कोर्टयार्ड में मैंने ग्लास मटेरियल यूज किया ताकि सनसेट के वक्त एक नेचुरल ग्लो आए जो पूरे गार्डन को रोशन करे, और वॉल्स पर ग्रेनाइट लगाया है ताकि लाइट और वाइब्रेंट लगे। ज़ाओ यांग के डिजाइन में न ग्रेनाइट था न मैपल लीव्स। गुस्से में यांग चिल्लाया, अपना ओरिजिनल डिजाइन दिखाओ प्रूफ के लिए। शेंगमियान ने कहा, मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली पानी में गिर गया और फाइल डैमेज हो गई। तभी सच सामने आया, यांग ने ही किसी को बोला था उसके लैपटॉप पर पानी गिराने के लिए। वो स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, देखा, ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है और तुम जैसे प्लेगियरिस्ट का डिजाइन इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। तभी शीन चेयरमैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। फुयन ने कामली कहा, उसने पहले ही पेनी के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स देख लिए थे। ये सुनकर पेनी को अचानक याद आया, उसकी आदत थी अपने हर डिजाइन पर अपना सिग्नेचर मार्क करने की। उससे पूरी सर्टेनिटी थी कि यांग के दिखाए हुए प्लेगियराइज डिजाइन पर भी उसका सिग्नेचर जरूर होगा। कॉर्नर्ड फील करते हुए यांग ने फाइनली एडमिट किया कि उसने ही डिजाइन कॉपी किया था, पर उसने तुरंत पेनी पर इल्जाम लगाया
कि वो अपनी लुक्स का यूज करके फोयन को सिड्यूस कर रही है। ये सुनकर गुस्से में भरी पेनी उसे जोरदार थप्पड़ मारा। जब यांग ने हाथ उठाने की कोशिश की, फोयन टेबल के ऊपर से जंप करके बीच में आ गया और पेनी को छूने से रोक दिया। यांग गुस्से में चिल्लाया, तुम अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के सालों पुराने रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ एक आउटसाइडर के लिए। फोयन ने ठंडे लेकिन तेज टोन में कहा, तुम्हें मेरी पूरी नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने डिक्लेयर किया कि मैं कभी भी किसी प्लेगियरिस्ट के साथ काम नहीं करूंगा जो दूसरों को बदनाम करे। उसी वक्त उसने अनाउंस किया कि शाह फैमिली के सारे बिजनेस टाइज अभी के अभी खत्म और हंगशिंग स्टूडियो ही उसके विला का डिजाइन करेगा। फ्यूमिंग यांग ने अपनी बड़ी बहन शूचिन को फोन किया और सारी बात बता दी। उसका मानना था कि शूची, जो दुनिया की टॉप डिजाइन स्कूल्स में से ग्रेजुएट थी और फोयन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि पेनी जैसी लड़की ने उसे जीत लिया। शूचिंग ने डिसाइड किया कि वो वापस आएगी और अपना मैन रिक्लेम करेगी। हंगशिन स्टूडियो में लियांग ने पेनी को बताया कि प्रेसिडेंट फू ने पर्सनली उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। पेनी हेसिटेट कर गई। उसे डर था कि अगर फोयन ने उसका सिग्नेचर देख लिया तो वो असली आइडेंटिटी पहचान लेगा, और अगर उसे लगा कि पेनी किसी अल्टेरियर मोटिव से उसके पास आई है तो उसका कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा। इधर फोयन ने पेनी के आने की पूरी तैयारी कर ली थी। शिन थोड़ा पजल्ड होकर पूछा, प्रेसिडेंट, पेनी को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? कॉन्ट्रैक्ट कुरियर भी तो हो सकता था। बस फोयन की एक घूर भरी नजर देखकर, जिसमें क्लियरली सैलरी कट का हिंट था, शिन तुरंत चुप हो गया। जब शेंगमियान आई, उसने नर्वस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और जैसे ही फोयन ने शेंगमियान नाम देखा, वो फ्रीज हो गया। उसे शक होने लगा कि ये लड़की पहले से ही प्लान करके फू फैमिली में घुसी थी और वो अपनी डिजाइनर आइडेंटिटी का यूज करके उसके करीब आ रही है। शेंगमियान को लगने लगा उसके वर्स्ट फियर अब सच होने वाले हैं। वो तुरंत काम का एक्सक्यूज बनाकर निकलने लगी, पर फुयन ने उसे रोका। साइन प्रॉपरली करके ही जाओ, उसने कहा। उसके टोन में डेस्परेशन था। शेंगमियान को याद आया कि जब भी वो प्रेसिडेंट फू के करीब होती थी, वो कितना फ्लस्टर्ड हो जाता था। अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज करते हुए उसने उसका कॉलर पकड़ा, उसे वॉल के अगेंस्ट पुश किया, लिपस्टिक उठाई और उसके लिप्स पर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट पर एक लिपस्टिक मार्क से स्टैम्प कर दिया। फिर सिडक्टिव टोन में कहा, लेट्स हैव अ प्लेजेंट कोलैबोरेशन। फोयन बिल्कुल स्टन रह गया, चेयर पर बैठ गया, बिल्कुल स्पीचलेस। उसके बोल्ड मूव ने उसे हिला दिया था। साइड में खड़ा शिन मटर्स करता रहा, बॉस तो अपनी जान उसी पे हार बैठे हैं। बाद में उसे पता चला कि पेनी का बर्थडे तो हफ्तों में है। फोयन ने चाहे बोला कि वो कोई गिफ्ट नहीं बनवा रहा, पर उसके हाथ थोड़े कंपल्सिवली ट्रेम्बल कर रहे थे, जैसे अभी भी पेनी का प्रेजेंस का अफेक्ट हो। अगले दिन फोयन ने पेनी से कहा कि वो उसकी हेल्प करे एक गिफ्ट चूज करने में। उसने बताया कि जिस लड़की के लिए गिफ्ट है वो एक डिजाइनर है, टैलेंटेड भी, सिंपल भी, नजदीक भी, दूर भी, और वो उसे हर दिन ज्यादा पसंद करने लगा है। जब पेनी ने एक सनलाइट नेकलेस में इंटरेस्ट दिखाया, फोयन ने कहा, तुम इसे पहनो। जब वो नेकलेस फास्टन कर रही थी, फोयन उसके करीब आया, उसके बाल को हल्का सा हटाया और उसके चेहरे को एडमायर करने लगा। बस उसके लिप्स को टच करने ही वाला था कि एक औरत की आवाज आई। फुयल। चौंक कर शेंगमियान पीछे हटी, और वो शूचिंग थी। वो अभी अभी देश वापस आई थी और सीधा फोयन से मिलने आ गई थी। फोयन ने पेनी का इंट्रोडक्शन दिया, ये विला की डिजाइनर है। ये सुनकर शूचिन ने स्माइल के साथ कहा, ओ तुम भी डिजाइन फील्ड में हो, मुझे कुछ गाइडेंस दोगी? फिर उसने कैजुअली कहा कि वो अपने वेलकम बैक पार्टी के लिए फोयन का अपार्टमेंट यूज करेगी, और पेनी को भी इन्वाइट कर दिया। पार्टी में फोयन ने पेनी को कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम इस ड्रेस में स्टनिंग लग रही हो। पेनी ने जब अपनी होने वाली सास को गेस्ट में देखा, वो पैनिक हो गई और फोयन के चेस्ट में चिपक गई। किस्मत अच्छी थी, एक और गेस्ट मैडम फू से मिलने आया, तो पेनी क्वाइटली वहां से निकल गई। शूचिंग ने जेलस होके एक सिग्नल दिया और उसके एक साथी ने जानकर पेनी पे ड्रिंक गिरा दिया। फिर शूचिंग ने पेनी को साइड में ले जाकर कहा, कम चेंज इनटू वन ऑफ माय ड्रेसेस। जब पेनी चेंज कर रही थी, शूचिंग ने सॉफ्टली कहा, मैं 3 साल पहले देश छोड़कर गई थी क्योंकि फोयन ने अपना प्रॉमिस तोड़कर एक औरत से शादी कर ली, पर अब वो डिवोर्स लेने वाला है, मुझे एक चांस दो। पेनी ने कामली कहा कि उसका और चेयरमैन का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल है, इसीलिए वो उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना सही नहीं समझती। जब शूचिंग उसकी ड्रेस जिप ठीक कर रही थी, उसने सीक्रेटली सनलाइट नेकलेस ड्रॉप कर दिया। दरअसल उसे पता था कि फोयन ये नेकलेस पेनी को गिफ्ट देने वाला है, तो उसने एक डुप्लीकेट बनवा लिया था। जब पेनी ने ये देखा, उसे लगा कि फोयन ने हमेशा से शूचिंग के लिए ही फीलिंग्स रखी है। पार्टी के बाद शूचिंग ने पेनी को उसका पर्स दिया और फोयन को केक कट करने के लिए खींच लिया। पेनी कैमरा लेने गई, पर जैसे ही वो चलने लगी, उसकी ड्रेस नीचे खिसक गई। शूचिंग ने जानबूझकर जिप खराब की थी। फोयन तुरंत टेबल पर ऊपर से जंप करके आया और अपना कोट उतारकर उसके शोल्डर पर डाल दिया। पेनी ने थैंक यू बोला,
पर उसके घर छोड़ने के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। उसके एक्सप्रेशन में गुस्से देखकर फुयन ने कहा, अगर तुम्हें ऐसी गैदरिंग पसंद नहीं तो आना ही मत। पेनी ने बोला, मुझे अपसेट होने का कोई हक नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलना ही काफी है। फुयन फ्रॉन्ट करते हुए बोला, बस इतना ही, सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स। पेनी ने कहा, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो प्लीज ऐसे कुछ मत कीजिए जिससे मुझे गलतफहमी हो। इस सब के बाद ग्रैंडपा फू ने फुयन को बुलाया। उन्होंने ऑर्डर दिया वो हंगशिन के साथ सारे टाइल्स खत्म करें, क्योंकि उन्होंने सुना था कि फुयन सबके सामने एक औरत को अपने गले लगा रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी बहू शेंग मियान खुद इंटीरियर डिजाइनर बनी है, तो उनका मैरिटल होम उसी से डिजाइन करवाया जाए। जब फुयन ने पेनी के लिए डिफेंड करने की कोशिश की, ग्रैंडपा फू गुस्से में अपना टी कप ठोक दिया और बोला, एक अच्छी लड़की को इग्नोर मत करो। घर लौटकर फुयन ने कोशिश की पेनी उसके चेहरे का ब्रूश ना देख सके, पर शिन ने उसे सब बता दिया कि फुयन ने उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई और इसी वजह से पनिश हुआ। ग्रेटफुल फील करते हुए पेनी ने खुद उसके वाउंड पर मेडिसिन लगाई। फुयन चुपचाप बैठा रहा, उसके टच का मजा लेते हुए। तभी शिन मेडिसिन लेकर अंदर आया और पूरा मूड खराब कर दिया। वो सोच रहा था, काश मैं इनविजिबल हो जाता। लेटर फुयन ने अपने असिस्टेंट से पूछा, वो एक वक्त मुझसे इतनी वार्म रहती है और दूसरे मोमेंट बिल्कुल दूर क्यों हो जाती है? शिन ने गैस लगाया, सर मुझे लगता है जब से शूचिंग वापस आई है वो जेलस है। फुयन ने ये थियोरी टेस्ट करने का डिसाइड किया। उसने डेलिबरेटली शूचिंग के साथ थोड़ा अफेक्शनेट एक्ट किया जब पेनी वहां आई। उसने प्लान बनाया कि शूचिंग को यूजिंग यॉन विला ले जाए, डिजाइन प्लान डिस्कस करने बहाने। जब पेनी आई उसने देखा कि फुयन पर्पसली शूचिंग के बाल सेट कर रहा था। पेनी तुरंत घूम गई और चली गई। फुयन पैनिक में उसके पीछे गया और पूछा, क्या तुम जेलस हो मेरे और शूचिंग के रिलेशन से? पेनी ने कहा, मुझे आपके पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं। पर फुयन ने फर्म टोन में कहा, पेनी तुम्हें हर हक है। एम्बेरस्ड पेनी ने एक्सक्यूज बनाया और चली गई। ऑफिस में जब शेंग मियान ने जमीन पे पड़ा एक हैंडबैग उठाया, अचानक एक शेल्फ गिर गया और उसके हाथ उसके नीचे आ गया। पास से गुजरते हुए शूचिंग ने बिल्कुल बिना रिएक्ट किए देखा, क्योंकि ये एक्सीडेंट उसी का प्लान था। बाद में शूचिंग ने फुयन से कहा कि उसके साथ एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के लिए हॉस्पिटल चले। डॉक्टर ने बताया कि शेंग मियान के नर्व्स बैडली डैमेज्ड हैं। अगर तुरंत सर्जरी ना हुई वो कभी ड्रॉ नहीं कर पाएगी। पर तभी फुयन हॉस्पिटल आया 2 स्पेशलिस्ट के साथ। एक्चुअली जैसे उसे पता चला कि पेनी इंजर्ड हुई है, वो शूचिंग को क्लाइंट मीटिंग के बीच में छोड़कर सीधा हॉस्पिटल आ गया। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि पेनी का हाथ जल्दी रिकवर करेगा और कुछ दिन रेस्ट के बाद वो घर जा सकती है। जब शेंग मियान जागी उसने कहा कि प्रेसिडेंट फू को उसे देखभाल करने की जरूरत नहीं, कहीं शूचिंग गलत समझ ना ले। पर फुयन ने स्पष्ट कहा कि उसका और शूचिंग का रिलेशनशिप सिर्फ प्लेटोनिक है। वो पेनी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था कि शूचिंग बीच में बोल पड़ी। पेनी को शक होने लगा कि ये सारे एक्सीडेंट्स शूचिंग ने ही प्लान किए थे। उसने पॉलन एलर्जी का बहाना बनाकर उसे वहां से भेज दिया। कुछ दिन बाद फुयन खुद पेनी को हॉस्पिटल से पिक करने आया। उसने सजेस्ट किया कि वो टेम्पररी उसके घर रह सकती है, उसके घर रह ले ताकि वो उसका ख्याल रख सके। कंस्ट्रक्शन साइट में इंजरी आने के बाद वो उसका मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। फुयन ने पर्सनली उसके लिए एक नरिशिंग चिकन सूप बनाया। जब पेनी ने उसके हाथ में कट्स देखे उसे पता चला कि उसका पहला कुकिंग एक्सपीरियंस था और वो सिर्फ उसके लिए सीख कर आया था। फिर फुयन ने खुद उसे अपने हाथ से सूप पिलाया। जब वो सो रही थी उसके बाद संभालते हुए उसका हाथ कंफर्टेबल पोजीशन में रखा। सुबह शेंग मियान ने देखा कि फुयन उसके बेड के पास सो रहा था। वो चुपचाप उसके शार्प और हैंडसम फेस को देखने लगी। तभी फुयन ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके हाथों पे किस कर दिया। पेनी सोच रही थी वो अभी भी सो रहा है, पर असल में वो प्रेटेंड कर रहा था ताकि वो एम्बैरेस्ड ना हो। लेटर फुयन उसके लिए मेडिसिन लेकर आया और बोला, डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी रिकवर कर रही हो। जब पेनी ने कंप्लेन किया कि मेडिसिन काफी कड़वी है, तो फुयन ने एक कैंडी मुंह में ली और फिर उसे स्वीटनेस शेयर की, एक इंटीमेट गेस्चर में। जब फुयन बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था तब शेंग मियान पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो उसके घर से चली जाएगी। चेशन को डर था कि अगर पेनी चली गई तो उसका बॉस उसे अफ्रीका का किसी रिमोट ब्रांच में ट्रांसफर कर देगा। फुयन के घर से दूर होने का फायदा उठाते हुए ग्रैंडपा फू ने अपनी बहू को बुलाया, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और था। वो एक्चुअली फुयन और उसकी वाइफ के बीच एक मीटिंग प्लान कर रहे थे, बिना इसके कि फुयन उसे पहचान ले। शेंग मियान ने एलर्जी होने का ड्रामा किया और अपना फेस कवर कर लिया। फुयन, जो 3 साल से अपनी वाइफ को देखा भी नहीं था, अब फाइनली उसे देखने के लिए क्यूरियस था। ग्रैंडपा फू ने अपने ग्रैंडसन को वापस बुलाया और शेंग मियान को कहा कि जाओ अपने रूम में आराम करो। उसे लगा कि जब तक वो रूम में रहेगी फुयन से टकराएगी नहीं।
लेकिन उसके सरप्राइज के लिए ग्रैंडपा फू ने फोयन को पीने के लिए बैठाया और जब वो पूरा नशा कर गया तो उसे उसके वाइफ के रूम में भेज दिया। फोयन ने बेड पर लेटी हुई औरत को अपनी तरफ खींच लिया और जैसे ही उसे पेनी को पहचाना उसने सॉफ्टली उसके चेहरे को टच किया। थोड़ी देर बाद वो नशे में बेड पर गिर गया। शेंगमियान को डर लग रहा था कि अगर उसे उसके असली आइडेंटिटी का पता चला तो वो खुद को धोखा दिया हुआ महसूस करेगा। अगली सुबह मैडम फू ने शेंगमियान से मिलकर उसे वार्न किया कि वो अपने दादाजी के जरिए फोयन को ट्रैप ना करे। फोयन का नाम सुनते ही शेंगमियान वहाँ से जल्दी से निकल गई। उसके बाद फोयन ने रूम में अपने शादी का सर्टिफिकेट ढूंढना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी वाइफ का चेहरा देख सके। तभी शेन का फोन आया। उसने बताया कि शेंग के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, लो क्वालिटी ब्रिक्स डिलीवर हुई हैं, जिससे सेफ्टी का इश्यू बन गया है। अब क्लाइंट फू ग्रुप से कंपेंसेशन मांग रहा था। यह सुन के फुयन को लगा उसने उसके परिवार के साथ ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाई है। उसने तुरंत डिसीजन लिया कि वो शेंग के प्रोजेक्ट में की गई सभी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा। उसने शेंग मियान को मैसेज किया, तुरंत डिवोर्स पेपर्स फाइनलाइज करो वरना मैं शेंग के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर उसके स्टेप मॉम ने उसे ब्लेम किया कि ये सब उसके कॉस्ट कटिंग की वजह से हुआ है। ये सुन के शेंग मियान ने कसम खाई कि अब वो कभी भी अपनी शादी का फायदा नहीं उठाएगी। वो ग्रैंडपा फू के पास गई और डिवोर्स की परमिशन मांगी, लेकिन ग्रैंडपा फू को लगा कि उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ इतनी जल्दी डिवोर्स इसीलिए चाहती है क्योंकि उसका पुराना कॉलेज बॉयफ्रेंड ऑनजो अभी भी उसके दिल में है। शेंग मियान ने इनकार किया, लेकिन ग्रैंडपा फू ने डिवोर्स पर बात करने से मना कर दिया। उसी वक्त उसे फुयन की तरफ से एक डिनर इनविटेशन मिला। जब वो पेनी से कांटेक्ट नहीं कर पाया, फुयन सीधा हंगशिन स्टूडियो पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा बॉस अभी अवेलेबल नहीं होती। तब फुयन को समझ आया कि पेनी जानबूझकर उसे बच रही है। गुस्सा होकर वो अंदर घुस गया। पेनी ने सोचा वो स्केप कर गई है, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा फुयन उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके पास आया और डिमांड किया, तुम मुझसे बच क्यों रही हो, मेरी आंखों में देख क्यों नहीं पाती। जब पेनी चुप रही उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी घड़ी ने 12 बजने का टाइम दिखाया। हैप्पी बर्थडे, उसने कहा। पेनी को सनलाइट नेकलेस बहुत पसंद आया, लेकिन वो इतना महंगा गिफ्ट लेने में हेजिटेंट थी। फुयन ने ड्रामा करते हुए बोला, अगर तुम नहीं लोगी तो मैं इसे फेंक देता हूँ, ताकि वो उसकी फीलिंग्स टेस्ट कर सके। फिर उसने पेनी को फोर्सफुली किस किया बिना उसके स्ट्रगल देखे। इमोशन से ओवरवेल्म्ड शेंग मियान उस किस का विरोध नहीं कर पाई। फुयन उसे घर ले गया। जैसे पतंग आग की तरफ खींचता है वैसे ही वो उसके पास आता गया, उसे पैशन से किस करता गया। दोनों अपनी डिजायर में खो गए। लेकिन अचानक शेंग मियान को फुयन का डिवोर्स मैसेज याद आया। उसने तुरंत उसका हाथ रोका। फुयन, मुझे मत छुओ, मेरा एक हस्बैंड है। फुयन गुस्से में भर गया, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? तभी उसके फोन पर लियांग का कॉल आया। उसने फोन उठाया और ऐसे बात करने लगी जैसे वो अपने पति से बात कर रही हो, स्वीट टोन में। फुयन को लगा लियांग ही उसका हस्बैंड है। पेनी ने सॉरी बोला, अगर मैंने तुम्हें मिसलीड किया है तो मुझे माफ कर दो। फुयन ने वो नेकलेस हाथ में लिया और दिल टूटने के साथ वहाँ से चला गया। शेंग मियान ने मन में मान लिया कि हाँ, उसके दिल में फुयन के लिए फीलिंग्स है, लेकिन फुयन और उसकी माँ दोनों शेंग फैमिली से नफरत करते हैं। अगर उसे सच पता चल गया कि वही उसकी वाइफ है तो वो दोनों फैमिलीज के बीच एक मुश्किल डिलेमा में पड़ जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो प्यार में फंसने के बजाय अपने करियर पर ध्यान देगी। अगली सुबह लियांग एक्साइटेड होकर बोला, चेयरमैन फू ने मुझे ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। ये सुनते ही पेनी के होश उड़ गए। उसे याद आया कि उसने अपने फेक हस्बैंड का झूठ बताया ही नहीं था। वो भागते हुए उसके पास गई। ड्रिंक्स के दौरान फुयन क्यूरियस होकर पूछा, तो तुम दोनों कैसे मिले थे? लियांग बोला, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। पेनी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसने टॉप कंपनीज के ऑफर्स रिजेक्ट करके मेरे साथ बिजनेस शुरू किया। पेनी ने कहानी आगे बढ़ाई, और जब हम सबसे टफ टाइम में थे तब हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप हुई और फिर हमने शादी कर ली। ये सुनकर लियांग शौक में अपने ड्रिंक्स में घुट गया। पेनी ने तुरंत उसे साइड में खींचकर बोला, प्लीज प्ले अलोंग, वरना सब सच समझ जाएंगे। फुयन ने देखा कि पेनी थोड़ी ठंडी सी कांप रही थी तो उसने अपनी जैकेट उसके शोल्डर पर डाल दी, लेकिन लियांग जेलस होने के बजाय अपनी जैकेट फुयन को दे दी। ये देखकर फुयन और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। उसने कपल को इनवाइट किया, चलो तुम दोनों मेरे साथ फूस हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट चलो। हॉट स्प्रिंग पर फुयन पूरी शाम लियांग और पेनी को क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा। लियांग एक्ट करते हुए अंदर से बहुत नर्वस था, लेकिन फिर भी अपना रोल निभा रहा था। अपने रिलेशनशिप को ज्यादा कन्विंसिंग दिखाने के लिए शेंग मियान ने मजाक मजाक में लियान को पूल में धक्का दे दिया और फिर प्रिटेंड किया जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक हो। फू जैसे ही वहां से गया, लियांग ने चैन की सांस ली और बोला, फाइनली बच गए। वो एक ड्रिंक लेने गया, लेकिन पूल के पास वापस कभी नहीं आया क्योंकि फुयन ने पेनी को कॉर्नर कर लिया था और बिना वार्निंग के उसे किस कर लिया। पेनी ने पहले तो उसे पुश करने की कोशिश की, लेकिन फुयन ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जब तक फेनी ने अनजाने में
उसके किस का रिप्लाई नहीं दिया तब तक उसने अपने लिप्स उससे दूर नहीं किए। फिर फोयन ने और कंट्रोल लूज कर दिया। वो वुमेन्स चेंजिंग रूम में घुस गया। उसने पूछा, आखिर लियांग में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और पेनी को बाथरूम में खींच लिया और उसके बॉडी पर बार बार पैशनेट किस करने लगा। तभी लियांग का फोन आया। वो पेनी से कह रहा था उसे कुछ नहीं हुआ। फोयन ने गुस्से में फोन खींच लिया और पेनी को फिर से अपनी तरफ खींच लिया। पेनी का एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, लेकिन उस थप्पड़ ने फोयन को और ज्यादा क्रेजी कर दिया। उसने अपने असिस्टेंट शिन से बात करते हुए कहा, मेरा एक दोस्त एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो हमेशा किसी और के आसपास रहती है। शिन ने बोला, तो सिंपल है बॉस, उस लड़की को लेट तक काम पर रोक लो ताकि वो कॉम्पिटिटर से दूर रहे। फोयन ने तुरंत प्लान बनाया। उसने पेनी को बुलाया और कहा, डिजाइन प्रपोजल पर डिस्कस करना है। मुझे अफसोस है अगर मैं तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का वक्त ले रहा हूँ। लेकिन बात करते करते उसे इंस्पिरेशन मिल गई। फूड के स्काई और सी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पर बात करते हुए उसने बोला, मैं यूजिंग यूएन विला का पूरा डिजाइन बदलना चाहता हूँ। रिजल्ट ये हुआ कि पेनी सुबह तक काम करती रही, लेकिन फोयन फिर भी उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने उसके सामने पूरी आर्किटेक्चरल रेफरेंस का एक बड़ा स्टैक रख दिया और बोला, मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन मेरे घर पर रहो और ओवर टाइम करके डिजाइन पे काम करो। मजबूरी में पेनी मान गई। रात देर तक काम करते हुए जब फुयन घर आया तो उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और पेनी के पास आकर बोला, गलत मत सोचना, मैं तुम्हें सिड्यूस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शॉवर लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब पेनी काउच पर सो गई, फुयन चुपचाप उसके पास आया। उसने उसके बालों को हल्का सा चूमा जिसमें उसकी खुशबू थी। फिर उसे उठाकर सॉफ्टली बेडरूम में ले गया। कुछ दिन बाद मैडम बाई, फुयन की माँ, विजिट पर आई। उसकी आवाज सुनते ही शेंग मियां ने तुरंत फुयन को अपने बेड पर खींच लिया। दोनों ब्लैंकेट के अंदर छुप गए। मैडम बाई तो उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन फुयन के आर्म से पेनी बच नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, पेनी, अगर तुम मुझे टीज करोगी तो फिर भाग नहीं पाओगी। तुम क्लियरली मुझे चाहती हो, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही हो। अगली सुबह जब पेनी हंगशिन स्टूडियो पहुंची, उसने देखा कि फुयन वहां आ गया है। वो तुरंत एक्ट करने लगी। लियांग के साथ ओवरली अफेक्शनेट होने का ड्रामा करने लगी। लियांग ने एक्सक्यूज बनाया, मैं तुम दोनों को बिजनेस डिस्कस करने का टाइम देता हूँ, और बाहर चला गया। पेनी ने फुयन को अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन फुयन ने इंसिस्ट किया, नहीं, मैं लियांग के ऑफिस में बात करूंगा। उसे लगा कि पेनी एक्चुअली लियांग में इंटरेस्टेड है। जेलेसी में भरे हुए फुयन ने उसे फोर्सफुली किस किया। पेनी ने कोशिश की रोकने की, लेकिन दिल के अंदर उसे भी फुयन के लिए फीलिंग्स थी, तो वो खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। लेकिन तब उसने देखा फुयन किसी और वुमन शूचिंग के लिए कंसर्न दिखाता हुआ नजर आया। उस मोमेंट में पेनी के दिल में कुछ टूट सा गया। शूचिंग ने डिसाइड किया कि वो उन दोनों के बीच सेपरेशन लाएगी। उसने लियांग को हंगशिन स्टूडियो के साथ एक कोलैबोरेशन मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में उसने लियांग को ड्रिंक करने पर मजबूर किया और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ट्रैप था। जब लियांग होश में आया, उसे समझ आया कि उसने अपने आप को फंसा लिया है। वो शूचिंग से कन्फ्रंटेशन करने गया, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे मार दिया। पेनी को शक हुआ कि शूचिंग ने ये सब फुयन से बदला लेने के लिए किया है। उसी वक्त एक क्लाइंट का कॉल आया। उसने हंगशिन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हंगशिन को लगा उसने लियांग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। लियांग को लगा शाओ किंग ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की है। डेस्परेट पेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने फुयन को मदद के लिए कॉल किया। लियांग स्टूडियो के गेट के पास फुयन ने लियांग को एक औरत को कंसोल करते हुए देखा। वो सोचने लगा कि कोई डेथ हुई है शूटिंग से रिलेटेड। उसने तुरंत शिन को बोला, इन दोनों पर नजर रखो। जब पेनी फुयन से मिली, उसने कहा, मुझे फू ग्रुप के एलाइट लीगल टीम की हेल्प चाहिए। फुयन ने पूछा, लियांग कहाँ है? उसने प्रॉब्लम खड़ी की और अब गायब है। फिर बोला, मैं हेल्प करूंगा पर एक कंडीशन है, तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी। तभी शिन का टेक्स्ट आया, लियांग बैक कैफे में है। जैसे ही पेनी ने डेट के लिए हाँ बोला, फुयन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कैफे ले गया। कैफे में फुयन उसके पास वाले टेबल पर बैठ गया और सरकास्टिकली बोला, वाह वाह लियांग, अपनी वाइफ के सामने ही अफेयर कर रहे हो। पेन ने सिचुएशन संभाली। वो लियांग की गर्लफ्रेंड सियू के पास गई और धीरे से कहा, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। बाद में फुयन ने सियू को बोला, उस लड़के का कोई भी एक्सक्यूज सुनने की जरूरत नहीं। मैं दूसरों के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ता, लेकिन पेनी से रिलेटेड सब कुछ मेरा कंसर्न है। फिर उसने लियांग से कहा, अपनी वाइफ और मिस्ट्रेस में से किसी एक को चूज करो। लियांग, जो लॉ सूट के लिए पेनी की हेल्प चाहता था, मजबूरी में अपनी गर्लफ्रेंड को बेट्रे कर गया। फिर पेनी ने कामली कहा, इवन इफ लियांग चीट्स, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। फुयन ने तुरंत कहा, अच्छा तो चलो अपनी डेट कंटिन्यू करते हैं। तभी कोइंसिडेंस से वी युआन, पेनी की छोटी बहन, ने अपनी दीदी को एक ऐसे आदमी के साथ देखा जो उसके दिल के करीब था। उसके दिमाग में पुरानी यादें आ गई। अपने बर्थडे के दिन उसके पिता ने सिर्फ बड़ी बहन के सक्सेस पर पार्टी की थी और वो उदास होकर सड़कों पर भटक रही थी। तब एक आदमी ने उसकी मदद की और आज उसे समझ आया वो आदमी कोई और नहीं, फुयन था। अब युआन के दिल में
शक जाग गया। क्यों फुयन को शेंग मियान में इतनी इंटरेस्ट? घर लौटकर फुयन ने शिन को इंस्ट्रक्शन दिया, कॉर्पोरेशन के एनुअल गैला को 3 महीने पहले शेड्यूल करो और हंगशिन स्टूडियो के सब पार्टनर्स को इनवाइट भेजो। उसने कहा एक फॉर्मल गाउन भी पेनी के लिए भेजना। गैला के दिन शिन पेनी को पर्सनली ले गया। जब फुयन ने उसे देखा, वो एक एलिगेंट फ्लोइंग गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके वर्ड्स खो गए। वो आगे बढ़ा, पेनी का हाथ पकड़ा और उसे इवेंट के सेंटर तक ले गया। बिजनेस पार्टनर्स के क्राउड के सामने फुयन ने पेनी को इंट्रोडक्शन किया, यूजिन युआन के डिजाइनर के तौर पर। नए एसोसिएट्स तुरंत हंगशिन के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो गए और जिन्होंने रिसेंटली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था, वो लोग भी दोबारा पेनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए ईगर हो गए। जब पेनी ने फुयन का शुक्रिया अदा किया तो उसने फर्मली कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी मदर इन लॉ को गैला में देखकर शेंग मियान ने अवॉइड करने के लिए तुरंत फुयन को डांस फ्लोर पर खींच लिया। उसने गेस्ट का फेस व्हील बोरो किया और फुयन के साथ डांस करने लगी। फुयन अपनी मिस्टीरियस डांस पार्टनर के चार्म से पूरी तरह मोहित हो गया था। उसका दिल क्यूरियोसिटी से भर गया। ये कौन थी जो उसे इतना अट्रैक्ट कर रही थी? तभी दूसरी तरफ शूचिंग मैडम बाई को लेकर रेस्टरूम की तरफ दौड़ी पेनी को पकड़ने के लिए, लेकिन अंदर जो औरत थी वो पेनी नहीं थी। पेनी ने डांस पार्टनर चेंज करते वक्त दूसरी लड़की के साथ जगह बदल ली थी। डिफीट एक्सेप्ट करने के बजाय शूचिंग ने डिसाइड किया कि वो पेनी का ड्रिंक स्पाइक कर देगी। उसने प्लान बनाया कि कोई उसे एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़े, लेकिन गलती से शूचिंग खुद ही उस बेड पे बैठ गई। शर्म से लाल होकर उसने तुरंत बेड पे आधी कोट उठाई, ये सोचकर कि मैडम बाई अगर उसे ऐसे देखेगी तो गलत सोचेगी। मैडम बाई ने तुरंत उस कोट को पहचान लिया। वो वही कॉस्ट्यूम मेड सूट था जो उन्होंने अपने बेटे हुयन के लिए बनवाया था। घबराकर शूचिंग ने कहा कि वो फू फैमिली की रेपुटेशन प्रोटेक्ट कर रही थी और सबके सामने सच नहीं बता सकती। मैडम बाई कन्विंस हो गई और डिक्लेयर किया, शूचिंग ही वो लड़की है जो सच में मेरे बेटे के लायक है। उसने प्रॉमिस किया कि वो फुयन को फोर्स करेगी ताकि वो शेंग मियान से डिवोर्स ले और शूचिंग से शादी करे। इसी बीच शूचिंग की दोस्त ने कॉल करके बताया कि होटल स्टाफ ने गलती से गलत पर्सन को ड्रग दे दिया था। पैनिक में शूचिंग ने अपने दोस्त को बोला, वेटर को पैसे देकर चुप करा दो और उसे कहीं गायब कर दो। उसके मन में अब बस एक ही बात थी, जिस आदमी के साथ उसने रात बिताई वो सिर्फ फुयन हो सकता था, कोई और नहीं। दूसरी तरफ फुयन ने एक ड्रंक पेनी को घर छोड़ दिया। उसने उसका फायदा नहीं उठाया, सिर्फ उसके फॉरहेड पर एक जेंटल किस दिया। हाफ कॉन्शियस पेनी ने फुयन को हस्बैंड कहकर बुलाया और उसे रुकने के लिए खींच लिया। जब पेनी ने उसे बेड पर प्रेस किया, फुयन ने पूछा, मैं कौन हूँ? पेनी ने बिना झिझक कहा, मैं कभी अपने हस्बैंड का नाम गलत नहीं बोल सकती, फुयन चिंग। उसने कन्फेस किया, मुझे तुमसे फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए पर मैं खुद को रोक नहीं सकती। फुयन ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ भी मना नहीं है। फिर उसने पेनी को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों ने रात भर एक दूसरे में खो गए। सुबह फुयन ने पेनी को अपनी बाहों में सोते हुए देखा, जैसे कोई छोटी सी बिल्ली। तभी उसकी माँ का कॉल आया। उसने तुरंत घर लौटने के लिए बोला गया। चुपचाप फुयन चला गया, पेनी के जागने से पहले ही। फू रेसिडेंस में मैडम बाई ने ऑर्डर दिया कि शूचिंग के वेयर अबाउट्स चेक करो। उसे कंफर्म करना था क्या शूचिंग झूठ बोल रही है या नहीं। वो नहीं चाहती थी कि फुयन एक और गलत लड़की से शादी करे, जैसे शेंग मियान। जब फुयन वापस आया, मैडम बाई ने उससे डायरेक्टली पूछा, क्या किसी ने तुम्हें फंसाया या तुमने खुद किसी के साथ रात बिताई? फुयन ने कामली जवाब दिया, मैंने उस औरत का खुद पीछा किया और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें इंटरफियर करें। मैडम बाई ने सोच लिया कि शूचिंग ने सच बोला था और वो अब फुयन के दिल में एक खास जगह बना चुकी है। उसने तुरंत कहा, शेंग मियान से डिवोर्स ले लो और उस लड़की से शादी करो जिसे तुम सच में चाहते हो। पीछे से ये बात सुनकर शूचिंग को शक हुआ कि फुयन ने रात पेनी के साथ ही गुजारी है। इधर शेंग मियान होटल में उठकर सिर्फ इतना याद कर पाई कि उसने बहुत अल्कोहल पिया था। जब वो निकलने लगी, फुयन वापस आ गया। उसने उसे प्रेसिडेंट फू कहकर एड्रेस किया तो फुयन कुछ बोलने ही वाला था कि पेनी ने तुरंत उसका शुक्रिया किया। थैंक यू इतने सारे क्लाइंट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। फुयन ने कन्फ्रंट करते हुए पूछा, अब जब तुम्हें सब मिल गया तो मुझे छोड़ने का प्लान है या अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का? पेनी, जिसे रात का कुछ भी याद नहीं था, काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। इसी दौरान युआन कई दिन से ऑब्जर्व कर रही थी और अब उसे समझ आया कि फुयन को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पेनी एक्चुअली शेंग मियान ही है। जब फुयन ने पेनी को पकड़ा और कार में बिठाया, उसने एक्साइटेड होकर बताया, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया जो लियांग ने शूचिंग के साथ साइन किया था। ये सुनकर पेनी ग्रेटफुल हुई, लेकिन फुयन ने कहा, अपनी वाइफ की मदद करना मेरा फर्ज है और वैसे भी तुमने कल रात मुझे हस्बैंड कहा था। फ्रंट सीट में बैठे उन दोनों के क्लोज मूवमेंट्स देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया और सामने वाली कार पे ध्यान नहीं दिया। सडनली ब्रेक्स लगाए और फुयन ने इंस्टिंक्टिवली पेनी को प्रोटेक्ट करते हुए अपना सर सीट से टकरा दिया। हॉस्पिटल में जब शेंग मियान होश में आई तो तुरंत फुयन को ढूंढने भागी। जब उसने डॉक्टर को एक बॉडी व्हील पर ले जाते देखा तो वो शॉक में फ्रीज हो गई।
रोते हुए उसने कहा, फुयन प्लीज अपनी आंखें खोलो, अगर तुम जाग जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। तभी सूरज की धूप में नहाया हुआ फुयन उसके सामने खड़ा था, जिंदा मुस्कुराता हुआ। उसे एक पल में शेंगमियान ने महसूस किया कि वो उसे कभी खो नहीं सकती। अब वो उसे हमेशा चेरिश करना चाहती थी। घर लौटकर शेंगमियान ने इंसिस्ट किया कि फुयन मिल्क पिए ताकि जल्दी रिकवर हो सके। उसने कन्फेस किया कि वो बचपन से मिल्क से नफरत करता है। 3 साल की उम्र से उसने कभी नहीं पिया। पर पेनी के कहने पर उसने आंखें बंद करके एक सिप लिया। पेनी के हंसने पर फुयन ने उसे खींचकर डीप किस कर लिया। मिल्क उसके लिप्स पर लग गया और उसने कहा, पेनी मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तभी शिन का सरकास्टिक कॉल आया, बॉस आपको अपने एम्प्लॉय की लाइफ डेथ की परवाह है या नहीं? उसने बताया कि उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई है और उसे टेम्पोररी असिस्टेंट चाहिए। फुयन ने कामली कहा, मुझे परफेक्ट पर्सन मिल गया है। अपनी असिस्टेंट के साथ काम करते हुए फुयन उसके चार्म से और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। उसने पेनी के सारे टास्क अपने ऊपर ले लिए, सिर्फ एक रीजन के लिए, ताकि वो उसके पास रहे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊंगा जिंदगी भर। अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए उसने इंसिस्ट किया पेनी उसके साथ रात रुक जाए। सुबह मीटिंग के लिए अलार्म सेट करके उसने कहा, तुम घर पे आराम करो, मैं मीटिंग के बाद तुरंत लौट आऊंगा। इसी बीच शेंग मियान को नौशिया फील हुआ और वो हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बताया, आप 7 वीक प्रेग्नेंट हो। उसने एडवाइस दी, फिलहाल इंटीमेसी से बचना चाहिए। खुशी से भरकर शेंग मियान ने सोचा फुयन को ये गुड न्यूज दे, पर फिर सोचा वो उसके फैमिली से नफरत करता है, क्या वो अपना बच्चा चाहेगा जिसमें शेंग ब्लड लाइन हो? उसी वक्त हॉस्पिटल में युआन भी अपनी रूटीन चेकअप के लिए आई थी। उसने अपनी बहन को ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट से निकलते हुए देखा। क्यूरियस होकर उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को पहले डिप्रेशन रहा है और प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर चाहिए। नेक्स्ट डे फूड कॉर्पोरेशन में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए। चेयरमैन के असिस्टेंट होने के नाते पेनी ने रिक्वेस्ट किया कि वो प्रेजेंटेशन देगी, पर जब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे सारे ब्लैंक थे। शुचिंग ने उन्हें सीक्रेटली चेंज कर दिया था। फिर भी पेनी ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। बिना पेपर्स देखे एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन दी। फुयन अपने असिस्टेंट पर प्राउड फील कर रहा था और सोच रहा था कि एक दिन वो उसके साथ एक डिफरेंट रोल में खड़ा होगा। लेकिन पेनी को अचानक नौजिया हुआ और वो रेस्टरूम की तरफ दौड़ी। उसने डिसाइड किया कि अब फुयन को सब सच बता देगी। तभी युवान ने शुचिंग का सामना किया, उसे वार्न करते हुए कि वो उसकी बहन के मैरिज में इंटरफियर ना करे। उसने रिवील किया, मेरी बहन का असली नाम शेंग मियान है, जो अब पेनी के नाम से जानी जाती है, और वो फुयन की बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर शुचिंग शॉक में आ गई। उसके सारे प्लान्स उल्टे पड़ गए। उसने मैडम बाई को बताने का डिसाइड किया। मैडम बाई से मिलकर उसने कहा, शेंग मियान प्रेग्नेंट है और लोग कह रहे हैं कि वो एक प्रोमिस्कस लाइफ जीती है। गुस्से में भरकर मैडम बाई ने ऑर्डर दिया, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स निकालो। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी फैमिली का नाम खराब करे। लियांग स्टूडियो में शेंग मियान ने फुयन को कॉल किया और अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। उसी टाइम मैडम बाई ने उसे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बुलाया, लेकिन वो एक ट्रैप था। शेंग मियान को एक रिमोट जगह पे ले जाकर किडनैप कर लिया गया। होश में आने के बाद उसने खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में बंधा हुआ पाया। मैडम बाई अंदर आई और चिल्लाई, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है, ये बच्चा किसी और का है। उसने डॉक्टर को ऑर्डर दिया, इस चाइल्ड को उसके वोम से निकाल दो, हमारी फैमिली की इज्जत के लिए। डर से कांपती शेंग मियान ने कहा, ये फुयन का बच्चा है। पर मैडम बाई को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारी फैमिली से नफरत करता है, वो तुम्हें कभी छुएगा नहीं। रोते हुए शेंग मियान ने रिक्वेस्ट की, प्लीज एक बार उन्हें कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। मैडम बाई ने कॉल किया, पर जब फुयन ने सुना, उसने सीधा कहा, मैं उस लड़की से कभी मिला तक नहीं। फोन काट कर मैडम बाई ने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लियांग आ गया और पेनी को बचा लिया। पता चला जाने से पहले शेंग मियान ने सीक्रेटली अपना लोकेशन लियांग को भेज दिया था। मीनवाइल फुयन नीचे पेनी का वेट कर रहा था, वरीड था क्योंकि उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब उसने पेनी को थका हुआ घर लौटते हुए देखा तो वो बहुत कंसर्न हो गया। पेनी ने उसे पूछा, तुम्हारे पास अभी मेरे लिए टाइम कैसे है जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है? फुयन ने गुस्से में कहा कि शेंग मियान एक रूथलेस औरत है जो अब पेनी तक पहुंच गई है। पेनी ने पूछा, क्या तुम बस चुपचाप खड़े देखते रहोगे? फुयन बोला, अगर शेंग मियान डेंजर में भी हो, मुझे लगता है वो सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए कमजोर बन रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो बेबी किसका है, और अगर वो मेरा भी हुआ तो भी मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। पेनी बहुत गुस्सा हो गई और उसने बोला, मेरे सामने से चले जाओ। घर लौटकर फुयन ने अपनी वाइफ के लिए सब दुश्मनी निकाल दी। उसने शेंग फैमिली के साथ सारी पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दादा और शेंग फैमिली के बीच कम्युनिकेशन बंद करवा दिए। जब शेंग के पापा को पता चला कि फू फैमिली ने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब शेंग मियान पहुंची तो तुरंत अपने फादर को हॉस्पिटल ले गई। वहाँ उसने अपनी स्टेप मॉम सुलैन से पूछा, अपने सारी कंपनीज की फंड क्यों वापस ले लिए जब मेरे फादर को अर्जेंट ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे? सुलैन ने ठंडे टोन में बोला, फू ने कॉर्पोरेशन बंद कर दिया और शेंग फैमिली कोलैप्स के किनारे पर है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो मैंने अपने लॉस कवर करने के लिए यूज कर लिया। वक्त जाया ना करते हुए शेंग मियान ने लियांग को फोन करके लोन मांगने की कोशिश की,
पर लियांग स्टूडियो खुद एक क्राइसिस से निकल रहा था और वो इतनी जल्दी 1 मिलियन अरेंज नहीं कर सकता था। मजबूर होकर उसने अपने दादा को कॉल किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। बारिश में भीगते हुए वो फू फैमिली के गेट पे पहुंची, लेकिन मैडम बाई ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। एक बदनाम बहू यहाँ कदम नहीं रखेगी। अगले दिन थक हार कर शेंग मियान ने फुयन को लोन के लिए कॉल किया। उसने बिना देरी किए पैसे ट्रांसफर कर दिए और स्टूडियो पहुंच गया उसे मिलने के लिए। पर पेनी ऑफिस में नहीं थी। वहाँ उसे डस्टबिन में एक खाली प्रीनेशनल सप्लीमेंट का बॉक्स मिला। फिर वो लियांग के ऑफिस गया और पूछा, कितने टाइम से तुम उसके पास नहीं गए? लियांग ने कहा, शायद आधा साल या 1 साल। ये सुनकर फुयन तुरंत पेनी को ढूंढने निकल गया। उधर हॉस्पिटल में शेंग मियान पैसे लेके पहुंची, लेकिन डॉक्टर उसके फादर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। वो रोकर प्रार्थना करती रही, प्लीज उन्हें बचा लो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दिल टूट गया उसका और वो अपने पिताजी से माफी मांगती रही। मैं देर कर गई, अब कभी फू फैमिली से कोई लेना देना नहीं रखूंगी। इस बीच फुयन पेनी के बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा था। जब उससे कंफर्म हुआ कि पेनी प्रेग्नेंट है तो वो खुशी से भर गया। उसने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारा और बेबी दोनों का ख्याल रखूंगा। पर पेनी ने ठंडे लहजे में बोला, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अगले दिन लॉयर वोंग ने ग्रैंडपा शेंग का विल पढ़कर सुनाया। कंपनी और सारे एसेट्स छोटी बेटी युआन के नाम थे। युआन को लगता था कि उनके फादर ने शेंग मियान को इसीलिए चूज नहीं किया क्योंकि वो स्ट्रांग थी और वो खुद कमजोर। उसने अपनी सिस्टर को याद दिलाया, अब ये घर मेरा है, पर तुम कभी भी आ सकती हो। कंस्ट्रक्शन साइट पर फुयन दूर से पेनी को देखता रहा। जब वो गिर गई तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। होश आने पर पेनी ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। फुयन ने कहा, पेनी प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। बच्चा चाहे किसी का भी हो, मैं उसे अपना मान लूंगा। फिर भी पेनी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। जब ग्रैंडपा फू को शेंग फैमिली के गिरने की खबर मिली तो उन्होंने शेंग मियान को बुलाया और कहा, मुझे अफसोस है कि फू फैमिली ने तुम लोगों को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। शेंग मियान ने बस एक चीज मांगी, मुझे फुयन से डिवोर्स की परमिशन चाहिए। ग्रैंडपा फू ने कहा, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हमारे रिसोर्ट में चले जाओ। अगर वापस आने के बाद भी तुम डिवोर्स चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। रिसोर्ट में फुयन अपने दादा के ऑर्डर पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को एंटरटेन करने गया। टेबल रोजेस से भरा था। उसने शिन से पूछा, ये गेस्ट है कौन? शिन हेसिडेंट हुआ, फिर बोला, ग्रैंडपा फू चाहते हैं कि आप और आपकी वाइफ पैचअप करें। उन्होंने आपको ट्रिक करके यहाँ बुलाया है। गुस्से में फुयन ने कहा, 2 डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करो। फिर वो उस कनिंग वुमेन को ढूंढने चला गया। लेकिन जब वो शेंग मियान के रूम में गया तो उसे पेनी को बाहर आते देखा। पेनी ने बताया कि शेंग मियान ने उसे बुलाया था ताकि वो उसे वार्न कर सके, दूसरों की शादी में इंटरफियर मत करो। पेनी ने फुयन से कहा, डिवोर्स फाइनलाइज कर दो ताकि मैं कभी थर्ड पार्टी ना कहलाऊं। फुयन ने कहा, मैं तुम्हें कभी सफर करने नहीं दूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो। और पेनी बोली, मैं एक छोटी सी डिजाइनर हूँ, तुम्हारे वर्ल्ड में मेरी कोई जगह नहीं। फुयन ने कहा, लव मैच होने से नहीं होता, सिर्फ दिल से होता है। काश मैं तुमसे पहले मिलता। थोड़ी देर बाद शिन आया और बोला, ग्रैंडपा फू बहुत गुस्सा है बैंक्वेट कैंसिल होने पर। कैंडल लाइट के नीचे फुयन ने पेनी से कहा, तुम घर पे वेट करना, आज रात के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वो जाने लगा पेनी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। अगले दिन फुयन ने सबको शॉक कर दिया जब उसने पेनी को अपने ग्रैंडपा से मिलवाया। नर्वस पेनी इंस्टिंक्टिवली उसके पास जाकर खड़ी हो गई। ग्रैंडपा फू गुस्से में बोले, ये लड़की को अपने पास से दूर करो। पेनी ने एक हल्का सा स्माइल दिया और विंक करते हुए बोला, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रैंडपा फू ने पूछा, तुम दोनों का फ्यूचर क्या है? फुयन ने कहा, मैं पेनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पेनी ने कहा, मैं उसके लायक नहीं। फुयन बोला, शादी कंपैटिबिलिटी से नहीं प्यार से होती है। ग्रैंडपा फू हंसे। फिर पेनी से पूछा, क्या तुम वाकई मेरे ग्रैंडसन से प्यार करती हो? थोड़ी देर चुप रहकर पेनी ने कहा, हाँ, मैं फुयन से प्यार करती हूँ। ग्रैंडपा फू खुशी से मुस्कुरा दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। पेनी के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। उधर शेंग मियान ने अपनी स्टेप मॉम को बताया कि वो कल फुयन से डिवोर्स ले लेगी। शायद यही सबके लिए बेस्ट डिसीजन था। अपने फादर को याद करते हुए उसने उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग देखी। शॉक में उसने देखा वीडियो में उसकी स्टेप मॉम लॉयर वोंग के साथ अफेयर में थी। जब उसे पता चला कि उसके फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम छोड़ी है तो उसे शक हुआ कि उन दोनों ने मिलकर फंड्स चुरा लिए और विल में चेंजेस किए। वो फू मेंशन गई और ग्रैंडपा फू से कहा, प्लीज शेंग कॉर्पोरेशन के फंड ट्रांसफर चेक करिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। उसने कहा कि विल में भी कुछ गलत है लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है। ग्रैंडपा फू ने कहा, मैं इतना बड़ा डेटा वेरीफाई नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि सबसे सुटेबल आदमी फुयन है। उन्होंने एडवाइस किया, फिलहाल डिवोर्स पोस्टपोन कर दो। तुम अभी भी फू फैमिली की बहू हो, इस स्टेटस का यूज करके तुम उन क्रिमिनल्स को पकड़ सकती हो। बाद में ग्रैंडपा फू ने फुयन को बुलाया और कहा, शेंग मियान यहाँ आई थी, उसने डिवोर्स पोस्टपोन कर दिया ताकि वो अपनी स्टेप मॉम और आउटसाइडर्स के बीच के स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर फुयन उसकी मदद करता है तो ग्रैंडपा फू ने प्रॉमिस किया कि उसके बाद तुम पेनी से शादी कर सकते हो। फुयन एक्साइटमेंट के साथ अपना मिशन पूरा करने निकल पड़ा। उधर लियांग के रेस्टोरेंट में एंगेजमेंट पार्टी की तैयारियां चल रही थी। अनएक्सपेक्टेडली उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट फू से हो गई जो बहुत जल्दी में थे।
लियांग ने अपनी फोटो स्मग्ड करने की कोशिश की ताकि वो पहचाना ना जा सके, लेकिन प्रेसिडेंट फू ने उसका ट्रिक तुरंत समझ लिया। फिर फोयन के फादर लियांग से पूछा, तुम्हारा पेनी के साथ क्या रिलेशन है? मजबूरी में लियांग ने एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ पेनी का फेक हस्बैंड बनने का प्रेटेंड कर रहा था। ये सुनकर फुयन बहुत खुश हुआ और उसने लियांग को एक बैंक कार्ड दिया एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर। जब फुयन पेनी से मिला, उसने पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? पेनी कुछ बोलने ही वाली थी कि फुयन ने उसके लिप सील कर दिए एक पैशनेट किस से। उसने कन्फेस किया कि जब से उसे पता चला कि पेनी सिर्फ लियांग की प्रेटेंडेड वाइफ है, तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने गेस किया कि पेनी उसके मैरिज को लेकर कंसर्न थी और इसीलिए वो शेंग फैमिली के इन्वेस्टिगेशन में एक्टिवली हेल्प कर रही थी ताकि उनका डिवोर्स जल्दी हो जाए। पेनी ने उसके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑफर दिया ताकि वो बिजनेस मैरिज जल्दी खत्म कर सके। फुयन बहुत खुश था, पेनी इतनी ईगर है उससे शादी करने के लिए। रात को दोनों लीगल डिपार्टमेंट में घुस गए। पेनी ने लॉयर वोंग के डेस्क पर एविडेंस ढूंढना शुरू किया। उसने एक छोटा सेफ देखा और गेस किया कि पासवर्ड उसके स्टेप मॉम का बर्थडे हो सकता है और गेस सही निकला। सेफ अनलॉक हो गया। लॉयर वोंग तो होपलेस रोमांटिक निकला, पेनी ने सॉफ्टली कहा। तभी फुटस्टेप सुनाई दिए तो पेनी ने तुरंत उसके यूएसबी ड्राइव सेफ से निकाली और फुयन के साथ डेस्क के नीचे छुप गई। ऊपर लॉयर वोंग अपनी लवर सुलैन से फोन पर फ्लर्टी बातें कर रहा था। फुयन और पेनी ऑकवर्ड साइलेंस में एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब वोंग चला गया तभी फुयन ने सेफली चेक करने के बहाने उसे अपने बाहों में पकड़े रखा। घर आके पेनी ने एक छोटी सी बिजनेस कंपनी का रिकॉर्ड देखा जो सैंग कॉर्पोरेशन से क्लोजली लिंक्ड थी। फुयन ने एक्सप्लेन किया कि वो एक शेल कंपनी थी जो सुलैन के यंगर ब्रदर के नाम पर रजिस्टर थी। वो इसी के थ्रू कंपनी के पैसे चुरा रही थी और इसी वजह से शेंग फैमिली रिकवर नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सरकास्टिक होते हुए फुयन ने बोला, उन्होंने कंपनी के फंड से पिछले हफ्ते 3 बार होटल बिल्स तक पे किए। पेनी को लगा जैसे फुयन उन लोगों की चालाकियां एडमायर कर रहा हो, पर फुयन ने उसे अपने बाहों में खींचकर कहा, मैं उन सबसे ज्यादा केपेबल हूँ, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तभी न्यूज आई कि लॉयर वोंग भाग गया है, लेकिन एक तरफ जहाँ सुलैन ने अपने लवर को भागने का ऑर्डर दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके वेयर अबाउट्स सीक्रेटली पुलिस को लीक कर दिए थे। फुयन ने डोर तोड़ कर एंट्री मारी, पर लॉयर वोंग जो प्यार में अंधा था अब समझ गया कि सुलैन ने उसे सिर्फ पॉन बनाया था। उसने सिर्फ उसका लोकेशन लीक नहीं किया, बल्कि उसके क्राइम्स के सबूत भी पुलिस को दे दिए थे। बेट्रेयल से टूटा हुआ वोंग डिवास्टेटेड था। पेनी ने उसे कॉर्पोरेट करने का ऑफर दिया, पर गुस्से में वोंग ने उसे हॉस्टेज बना लिया। फुयन ने बातचीत से उसका ध्यान भटकाया और मौका देखकर पेनी को बचा लिया। पेनी को गले लगाते हुए फुयन ने देखा कि उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और उसके दिल में गिल्ट भर गया। उसने कहा, सॉरी पेनी, मैं तुम्हें शेंग फैमिली के मेस में खींचा। पेनी ने उसे रीअश्योर किया, मैं खुद का ख्याल रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद फुयन ने शिन से कहा कि वो सुलैन के भाई की फोटो भेजे। शेंग मियान ने उस फोटो में उस आदमी को पहचाना, वो कभी उनके घर में रहता था। अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के डर से शेंग मियान ने फुयन का रास्ता ब्लॉक कर दिया। कोइंसिडेंटली उस वक्त उसे कुछ बेड चाहिए थी। जब उसने बाइट लिया, फुयन ने जानबूझकर एक और बड़ा बाइट लिया और उसके करीब आ गया। उसकी सांस तेज होने लगी। फिर वो पेनी को उठाकर अपस्टेयर ले गया। जब फुयन सो गया, पेनी ने चुपके से उसका फोन चेक किया। खुशकिस्मती से शिन की भेजी हुई फोटो में शेंग मियान का फेस नहीं था। उधर युआन ने शिन से मुलाकात की। वो शोचिन को सजेस्ट किया कि वो फुयन का पीछा छोड़ दे और ये भी रिवील किया कि उसके सिस्टर ऑलरेडी फुयन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। चुपके से युआन ने यह भी मेंशन किया कि शेंग मियान अगले दिन एनुअल मीटिंग में आएगी, लेकिन हिडन इंटेंशंस के साथ। वो चाहती थी कि शूचिन उस मौके का यूज करके शेंग मियान के अनबॉर्न चाइल्ड से छुटकारा पा ले। अगले दिन फुयन ने इनफ एविडेंस गैदर कर लिया था कि सुलैन ने इलीगल तरीके से शेंग फैमिली के एसेट्स ट्रांसफर किए और विल फोर्ज किया, पर उसका इन सब ग्रजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बस एक लंबी सांस ली और कहा, फाइनली आई एम फ्री। उसने पेनी को एक गिफ्ट दिया, लो हील्ड शूज। कल के इवेंट में मेरे साथ चलोगी इन जूतों में, उसने कहा। उसे याद आया कि पिछले गैला में पेनी ने एक शेयर व्हील पहना था, एक बैरियर उनके बीच, पर कल के बाद वो बैरियर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे शेंग कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स मीटिंग में युआन प्यार से अपनी सिस्टर को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई और उसके पीछे शूचिंग चुपके से स्टेयर केस पर कुछ बीन्स गिरा रही थी। जैसे ही शेंग मियान ने कदम रखा, वो स्लिप कर गई और सीढ़ियों से गिर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अर्जेंट सर्जरी कंसेंट फॉर्म पर साइन करने को कहा, वरना बेबी को बचा पाना मुश्किल था। युआन ने पैनिक में अपने जीजा फुयन को फोन लगाया, पर फुयन ने सोचा ये भी शेंग मियान का एक और ड्रामा है डिवोर्स डिले करने के लिए, और उसने कॉल इग्नोर कर दिया। जब शेंग मियान होश में आई, युआन ने आंसुओं में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बेबी को नहीं बचा पाई। उसने फिर फुयन को कॉल किया, पर वो कभी नहीं आया। डिले की वजह से बच्चा नहीं बचा। जब शेंग मियान सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं पहुंची तो फुयन खुद उसके घर गया उसे ढूंढने, पर युआन ने सीक्रेटली अपने सिस्टर को कॉल करके उनकी कन्वर्सेशन सुनाई। फिर वो फुयन के सामने आई और पूछा, तुमने सर्जरी पेपर साइन क्यों नहीं किए और फिर भी डिवोर्स के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो? फुयन ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेंग मियान जिंदा रहे या मर जाए,
मुझे लगता है ये सब शेंग फैमिली का एक और प्लान है, फू फैमिली से अपना रिश्ता बचाने के लिए। हॉस्पिटल में शेंग मियान ने डिवोर्स समन्स अपने हाथ में लिए और आंसू में भर गई। कोर्ट हियरिंग फाइनली शुरू हुई। फुयन को डर था शेंग मियान कोई नया ड्रामा करेगी और नहीं आएगी, पर जैसे ही दरवाजा खुला वो लड़की सामने थी जिससे वो दिल से प्यार करता था। पेनी, तुम ही शेंग मियान हो? फुयन शॉक में बोला। तुम ही हो शेंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर शेंग मियान? फुयन ने तुरंत कोर्ट से टेम्पररी सस्पेंशन की रिक्वेस्ट की, पर शेंग मियान ने मना कर दिया। उसने जज से कहा, हम 3 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाए। मैं डिवोर्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये सुनकर फुयन ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। प्लेंटिफ के स्टेंस बदलने के बाद ट्रायल टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। फुयन धीरे धीरे उसके पास गया। अगर वो सच जानता होता तो कभी उस औरत से डिवोर्स नहीं चाहता जिससे वो इतना प्यार करता है। पर शेंग मियान ने कहा, अगर तुम्हें अपनी वाइफ की थोड़ी भी परवाह होती तो तुम कभी पहले ही समझ जाते मैं कौन हूँ। उसने कहा, 3 साल पहले मुझे एक अनजान आदमी से शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछी क्योंकि मैं फोर्स्ड मैरिज के खिलाफ थी। हम कभी मिले नहीं, पर तुमने हमेशा सोचा कि मैं पैसा चाहती हूँ। 3 साल तक मैडम फू का खोखला टाइटल मेरा इंसल्ट बन गया था। तुमने खुद कहा था कि फू फैमिली का कोई भी बच्चा कभी शेंग ब्लड लाइन नहीं रखेगा। अब देखो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैंने अपना बच्चा खो दिया। फुयन गिल्ट और रिग्रेट में डूब गया। उसने रियलाइज किया कि उसी की वजह से उनका बच्चा चला गया। उसने कहा, काश मैं तुम्हें पहले ही पहचान लेता। शेंग मियान ने कहा, जब तुम कंट्री वापस आए थे तो तुम्हारा पहला काम था मुझे डिवोर्स देना। तुमने कभी मुझे इज्जत नहीं दी। मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें कैसे बताती? फुयन ने कहा, मुझे माफ कर दो शेंग मियान। मैं तुम्हें सिर्फ एक शादी दी पर कभी समझा नहीं। मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत कुछ छुट्टी कर गया। शेंग मियान ने आंखों में आंसू लेकर कहा, फुयन चलो डिवोर्स कर लेते हैं। आज के बाद हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। फुयन ने एक बार फिर कहा, शेंग मियान प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं सब सही कर दूंगा। पर चाहे उसने कितना भी रिग्रेट किया हो, शेंग मियान अपने डिसीजन पर फर्म रही। उनका रिश्ता अब वापस मुड़ नहीं सकता था। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया था। फुयन ने अभी तक शेंग मियान से डिवोर्स नहीं लिया था। ये देखकर शूचिंग सीधा मैडम बाई से मिलने चली गई। उसने प्रेटेंड किया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैडम बाई से रिक्वेस्ट की कि ये बात फिलहाल फुयन को ना बताए। वो डर रही थी कि जैसे जैसे उसका पेट बड़ा होगा वो प्रेगनेंसी छुपा नहीं पाएगी। इसीलिए वो चाहती थी कि फुयन जल्दी से शेंग मियान से डिवोर्स ले ले। मैडम बाई ने तुरंत शेंग मियान को बुलाया और उसे बताया कि शूचिंग फुयन के बच्चे की मां बनने वाली है। बैंक्वेट वाली रात फुयन कंट्रोल खो बैठा और शूचिंग के साथ फिजिकल हो गया। शेंग मियान ने मैडम बाई को कामली कॉन्ग्रेचुलेशंस और कहा कि अगर फुयन उसे डिवोर्स दे दे तो वो कभी उसे रोकेगी नहीं। तभी यूशिन ने एक वीडियो भेजी शेंग रियान के एक्सीडेंट का। वीडियो देखते ही शेंग मियान को समझ आ गया कि शूचिंग ही उसके खिलाफ साजिश रचने वाली है। वो तुरंत उसके पास गई और गुस्से में बोली, तुमने एक इनोसेंट लाइफ को हार्म किया सिर्फ इसीलिए ताकि तुम इस मेंशन की मिस्ट्रेस बन सको। शूचिंग ने बोल्ड टोन में कहा कि उसने अपनी गलती सुधार ली है क्योंकि अब वो फुयन को एक और बच्चा दे रही है। लेकिन शेंग मियान को शक था। उसे लगता था कि ये सो कॉल्ड प्रेग्नेंट वुमेन अपने बेबी के फादर के बारे में गलत है। उसे पता था कि बैंक्वेट वाली रात शूचिंग के साथ जो आदमी था वो फुयन नहीं बल्कि एक होटल वेटर था। उसने ये भी कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी डीएनए टेस्ट हो सकता है। कंसर्न फील करते हुए शूचिंग ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेंग मियान पहले से मैडम बाई को फोन पर सब कुछ बता रही थी। पैनिक में शूचिंग ने शेंग मियान को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त फुयन आ गया और उसने उसका हाथ रोक लिया। वो अपने इनोसेंट बच्चे के लिए इंसाफ चाहता था। वो सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि वो कभी शेंग मियान को नहीं छोड़ेगा। शूचिंग गुस्से में चीख कर बोली, तुम एक ऐसी औरत को कैसे माफ कर सकते हो जिन्होंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। थोड़ी देर बाद फू फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें युवान ने पब्लिकली अपनी बहन शेंग मियान की असली आइडेंटिटी रिवील कर दी और सबके सामने ये भी बोला कि वो प्रेग्नेंट है। शेंग मियान शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया उसका खुद का छोटा भाई ही उसके खिलाफ मास्टरमाइंड निकला। फुयन ने तुरंत उसे वहां से खींचकर निकाल लिया। बाद में फुयन ने उसे एक मौका मांगा। उसने कहा कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो रिकवर कर सके, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ शेंग मियान ही चलती है। लेकिन शेंग मियान ने ठंडे दिल से उसे याद दिलाया कि उसने एक टाइम पर उसके फैमिली बिजनेस को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर शॉक में आ गए और उनकी डेथ हो गई। उसने कहा, उस दिन से मैंने तुमसे उम्मीद रखनी बंद कर दी। उसके बाद मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ रही ताकि तुम डिवोर्स लेने का डिसीजन लो। फुयन ने उसे कस के अपनी बाहों में लेते हुए कहा, इस जिंदगी में सिर्फ तुमने ही मुझे दिल से छुआ है। शेंग मियान प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन शेंग मियान का दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसके अंदर अब दोबारा शुरू करने की ताकत नहीं बची थी। बाद में जब वो युवान के घर उसकी बहन से मिलने गई तो उसने देखा कि युवान की बहन सो रही है। उसने मौका देखकर युवान का फोन अनलॉक किया और फुयन को एक फेक मैसेज भेज दिया मीटिंग के लिए बुलाने के लिए। जब फुयन घर आया तो युवान ने प्रेटेंड किया कि वो शेंग मियान है, सिर्फ एक बार उसके साथ होने के लिए।
लेकिन फुयन, चाहे वो ड्रिंक की हालत में था, फिर भी उसने तुरंत पहचान लिया। ये आवाज उस लड़की की नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। डेस्परेट होकर युआन ने उसके गले लगने की कोशिश की। तभी शेंग मियान आ गई और उसे जोर से थप्पड़ मारा ताकि उसे अपनी बेवफाई का टेस्ट मिले। फिर उसने फुयन की तरफ देखा और उसे किस कर दिया, ये प्रेटेंड करते हुए कि वो दोबारा शुरू करना चाहती है। युआन गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन फुयन समझ गया कि शेंग मियान सिर्फ अपनी बहन के सामने एक्टिंग कर रही थी। फिर भी उसने कहा वो इंतजार करेगा जब तक वो दिल से उसे माफ नहीं करती। शेयर होल्डर्स मीटिंग में सुलैन ने अपने हस्बैंड का विल अनाउंस किया, जिसमें सारे शेयर्स छोटी बेटी युआन के नाम कर दिए गए थे। युआन ने अपने फादर के सपने पूरे करने का वादा किया, लेकिन तभी शेंग मियान ने मीटिंग इंटरप्ट की और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गई। सुलैन ने उसे मजाक में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक भी शेयर नहीं छोड़ा। शेंग मियान ने कामली जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास सबूत है। स्टेप मदर ने लॉयर वोंग के साथ मिलकर विल बदली थी। उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें सुलैन हॉस्पिटल बेड के पास लॉयर वोंग से मिल रही थी और असली शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में थे। सारे शेयर होल्डर्स शॉक्ड रह गए। शेंग मियान ने डिक्लेयर किया कि अब वही कंपनी संभालेगी। युआन ने ब्लेम अपनी मां पर डाल दिया और सुलैन ने अपनी बेटी के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ली। युआन ने पूछा, तुमने कभी कंपनी में काम नहीं किया, तुम इसे कैसे चलाओगी? अभी फुयन मीटिंग में इन्वेस्टर के रूप में आया और बोला, भले ही शेंग मियान ने कभी काम नहीं किया, लेकिन उसने 2 बार कंपनी के लिए कैपिटल रेज किया है। अगर सुलैन ने पैसे मिसयूज नहीं किए होते तो आज कंपनी क्राइसिस में नहीं होती। उसने अनाउंस किया कि जो भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहे वो सबसे खरीद लेगा। युआन ने रूल रिमाइंड कराया, नए चेयरमैन को 1 महीने में 20% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाना होगा। शेंग मियान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और प्रॉमिस किया कि अगर वो फेल हुई तो रिजाइन कर देगी। बाद में फुयन ने प्राइवेट में उसका धन्यवाद किया और डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो नई मैनेजर की रिक्रूटमेंट में बिजी है। सरप्राइज ये था कि पहला कैंडिडेट उसका पहला प्यार निकला, वेन जियाओ। फुयन ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया, मैं शेंग मियान का हस्बैंड हूँ। वेन ने कामली कहा, और मैं उसका फर्स्ट लव। वेन पहले फू ग्रुप के ओवरसीज ब्रांच का हेड था। मिस्टर फू ने उसे चाइना वापस बुलाया था अपनी ग्रैंड डॉटर की मदद करने के लिए। ओल्ड मैन को पूरा यकीन था कि फुयन और शेंग मियान एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए उसे वेन से कोई खतरा नहीं लगा। प्राइवेट मीटिंग में शेंग मियान ने वेन को थैंक यू बोला कि उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर उसे हेल्प करने आया। वेन ने कहा, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें और हमारी पुरानी यादों को कभी नहीं भूल पाया। जब उसने सुना कि शेंग मियान डिवोर्स लेने वाली है तो उसने सोचा कि ये मौका है उसे वापस पाने का। फुयन ने गुस्से में चेयर खींचकर कहा, अब मेरी वाइफ से दूर रहो, और 3 कप करवा कॉफी मंगाई थैंक यू के लिए। एटमोस्फेयर टेंस हो गया। शेंग मियान ने दोनों को थोड़ा स्पेस देने के लिए रूम छोड़ दिया। फुयन ने वेन से कहा, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, शेंग मियान सिर्फ मेरी वाइफ है। वेन ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी एक गलती थी, मैं उसे सही रास्ते पे लौटाऊंगा। बाद में दोनों ने ड्रिंक लिए। शेंग मियान को याद था वेन अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन वो अपने ईगो की वजह से मना नहीं कर सका और जैसे ही कुछ ड्रिंक्स पिए वो टेबल पे गिर गया। उसके बाद फुयन ने उसे घर भेज दिया और अपनी वाइफ को बोला, चलो मेरे घर चलो। उसने कहा उसके ग्रैंडपा गुस्से में हैं, ना खा रहे हैं ना उससे मिल रहे हैं, तो प्लीज एक बार प्रेटेंड करो कि हम दोनों ने पैचअप कर लिया है। शेंग मियान ने ग्रैंडपा के लिए हाँ कर दी। घर पहुंचते ही फुयन ने उसके सामने कॉल लगाई और अपने ग्रैंडपा को दिखाया कि वो दोनों रिकंसाइल कर चुके हैं, और तभी उसने एक चोरी का किस किया। शेंग मियान ने तुरंत उसका लेग पिंच किया और कहा बस। कॉल खत्म होते ही वो निकलने लगी, लेकिन फुयन ने प्रेटेंड किया कि उसकी लेग इंजर्ड है। वो ड्रामा कर रहा था और कहा ग्रैंडपा आ रहे हैं चेक करने। मजबूरन शेंग मियान ने एक रात रुकने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कंडीशन रखी कि वो काउच पर सोए। पर फुयन ने उसे बाहों में खींच लिया और बोला, मैं तुम्हें दोबारा जीत कर रहूंगा। जब वो ऊपर गई, फुयन ने चुपके से उसके घर की डुप्लीकेट की बना ली। नेक्स्ट डे शेंग मियान एक फॉरेन क्लाइंट से मिलने गई और शॉक हुआ जब उसने देखा कि शाओ यांग है, जो उसे दिल से नफरत करता था। फुयन ने जब कॉल किया तो उसका फोन ऑफ था और वेन ने बताया कि वो शाओ यांग से मिलने गई है। वहाँ यांग ने उसे पकड़ लिया। वो चीख कर बोली, फुयन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यांग ने कहा, अब तो दोनों साइड से हम गए, तो क्यों ना चेयरमैन की वाइफ को ही छूकर देखें। बस तभी दरवाजा तोड़कर फुयन और वेन दोनों आ गए और उसे बचाया। हॉस्पिटल में फुयन बहुत वरीड था। उसे लगता था यांग अभी भी कुछ करेगा। उसने इंसिस्ट किया शेंग मियान उसके साथ रहे। वेन ने ड्रामा करते हुए अपने चेस्ट पेन का नाटक किया, तो फुयन ने तुरंत अपना हेड दर्द होने का ड्रामा किया। फिर वेन ने हाथ पकड़ा और बोला, मुझे हाथ में दर्द है, तो फुयन ने बोला, मुझे लेग में पेन है। डॉक्टर जब आया तो पता चला दोनों बिल्कुल ठीक है। शेंग मियान जब वेन के साथ जाने लगी तो फुयन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो घर पहुंची तो शॉक रह गई। फुयन ऑलरेडी उसके घर में था
और उसने उसके लिए गर्म खाना भी बनाया था। उसने खाना खिलाते हुए अपने हाथ पर एक बैंडेज लगाई, लेकिन शेंग मियान ने तुरंत स्निफ करके पकड़ लिया। ये बैम्बू शूट्स तो सर्ग रेस्टोरेंट के हैं, ये चिकन शिरजी का है और ये स्पाइसी पर्क टाइकाई का। उसने एक्सपोज कर दिया कि सब खाना बाहर का है और वो फेक इंजरी कर रहा है। उसने कहा, मुझे अपने सारे स्पेयर हाउस कीज वापस दो, नहीं तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। फुयन ने प्रेटेंड किया उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बोला कि उसे रेस्ट चाहिए। वो उसके बेड पे चढ़ गया और बोला, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहने का इलाज चाहिए। और जब उसने उसे उठाना चाहा तो उसने उसे बेड पर उल्टा कर दिया और बोला, डायग्नोसिस क्लियर है, मुझे सीवियर केस ऑफ लव है और तुम्हारी खुशबू ही मेरा क्योर है। शेंग मियान घबरा कर तुरंत उसके बाहों से निकली। बाद में शेंग फैमिली होम में उसने बताया कि उसके फादर का सपना था एक ऐसा फैब्रिक बनाना जो बच्चों के लिए हो, ब्रीथेबल और वाटरप्रूफ दोनों। उसने कहा कि वो अपने फादर का सपना पूरा करेगी। वेन ने सजेस्ट किया, पहले कंपनी को स्टेबल कर ले 1 महीने तक, फिर नया प्रोडक्ट डेवलप करे। वो पूरी तरह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। तभी मिस्टर फू का कॉल आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों फिर से झगड़े? उसने मेंशन किया कि उसका ग्रैंडसन उसका पासपोर्ट लेकर यूरोप से नॉर्थ अमेरिका चला गया है। बुजुर्ग आदमी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए शेंग मियां ने उसे रीअश्योर किया कि वो अभी भी फुयन से प्यार करती है। वापस घर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसे मिस कर रही है, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को समझाया अभी भी वो उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी। उसने न्यूज में पढ़ा कि मिस एंड्स कंपनी ने एक 3-in-1 फैब्रिक डेवलप किया है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वाटरप्रूफ और ब्रीथेबल था। तभी डोरबेल बजी। शेंग मियान बाहर गई पैकेज लेने, लेकिन अचानक फुयन सामने आ गया और उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। पता चला कि वो मिस एन के नए फैब्रिक के बारे में जानने के लिए इतनी दूर ट्रैवल करके आया था। उसने अपनी बाहों में खींचकर पूछा, तुम्हें मेरी याद आई? जब शेंग मियान ने बेपरवाही दिखाई तो फुयन ने सोचा उसे उनके पास की याद दिलाई जाए। उसने अपना कोट उतारा, उसके पास झुका और उसे पैशनेटली किस कर दिया। शेंग मियान ने तुरंत उसे रोका, ये कहकर कि उसे कल के मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। फुयन ने कैजुअल टोन में कहा, ठीक है, अपना कोट उठाया और चला गया। लेकिन शेंग मियान के दिल में हल्का सा रिग्रेट रह गया। आधा महीना बीत गया। शेंग मियान के लीडरशिप में कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़ गया था, लेकिन युवान ने सवाल उठाया, ऑर्डर्स बढ़ाने के बावजूद कंपनी का एनुअल प्रॉफिट क्यों गिर गया? शेंग मियान ने समझाया कि उसने कंपनी के कुछ फंड्स मिस एन के नए फैब्रिक के पैटेंट एक्वायर करने में लगा दिए। युवान ने तुरंत इल्जाम लगाया, तुम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर रही हो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। वेन ने बोला, ट्रायल पीरियड की अभी 2 हफ्ते बचे हैं। लेकिन युवान ने सरकास्टिकली कहा, बेहतर होगा उसे अभी खत्म कर दो, वरना और नुकसान होगा। तभी फुयन रूम में घुसा। कौन है जो मेरी वाइफ को डिसमिस करने की हिम्मत कर रहा है? उसने अनाउंस किया कि उसने ऑलरेडी मिस एन के फैब्रिक के एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए हैं और बिना किसी कंडीशन के वो राइट शेंग मियान के नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने कहा, जो करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑफिस में वापस आकर उसने फिर पूछा, अब तो बताओ, मुझे मिस किया? जब शेंग मियान चुप रही तो उसने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, मैं दुनिया के आधे रास्ते ट्रेवल करके आया हूँ। उस स्पॉइल्ड लड़की मिस एन के साथ हॉर्स राइडिंग भी करनी पड़ी और उस वक्त मैं गिर भी गया। अब डर तभी कम होगा जब तुम मुझे एक किस दोगी और अगर रात साथ गुजारो तो मैं पूरा रिकवर हो जाऊंगा। शेंग मियान ने हंसकर कहा, तुम बहुत वीक हो। उसकी बात सुनकर फुयन को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने की जोर से इच्छा हुई। तभी उसके ग्रैंडफादर का कॉल आया। तुम बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? फुयन ने तुरंत कहा, मैं चेयरमैन शेंग को आपके पास लाना चाहता हूँ। हाथ पकड़कर वो अपनी वाइफ को घर ले गया, लेकिन रास्ते में उनका टकराव हुआ शेंग मियान के एक्स वेन से। ग्रैंडपा को जब वेन और शेंग मियान के पास डेटिंग हिस्ट्री के बारे में पता चला तो वो बड़े अम्यूज्ड हुए। वेन थोड़ा पोएटिक मूड में था। जवानी के दिन बड़ा लंबा वक्त भर देते हैं। जब वेन ने शेंग मियान को क्लास रियूनियन में बुलाया तो फुयन ने उसके बिहाफ में इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। दोनों लड़कों की बातें सुनकर शेंग मियान तंग आ गई और ग्रैंडपा को गार्डन में वॉक पर ले गई। वॉक के दौरान उसने पूछा, आपने मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ क्यों चुना? ग्रैंडपा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी से किस्मत ने तुम्हें फू फैमिली से जोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से फुयन ज्यादा मुस्कुराता है और दिल से नर्म हो गया है। लेकिन फुयन अभी थोड़ा जेलस था। ग्रैंडपा, आपने मेरी वाइफ के फर्स्ट क्लब को क्यों इनवाइट किया? ग्रैंडपा ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि एक पुरानी याद से टूट जाए। फुयन ने मुस्कुराकर कहा, आज रात मैं आपको एक ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देने वाला हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर वैन समझ गया कि अब उसके लिए कुछ बचा नहीं। वो अपना दुख शराब में डुबा रहा था। जब युवान उसके पास आई, दोनों अपनी जेलसी और फ्रस्ट्रेशन शेयर करते रहे। युवान ने कहा, चलो मिलकर वो पा लेते हैं जो हम दोनों को चाहिए। बाद में एक कॉफी मीटिंग लेसन के दौरान फुयन ने अपनी वाइफ को थोड़ा सा एक चिप्ड लेट कप गिफ्ट किया। उसने कहा,
इस कप पर जो ड्राइंग बनी है वो मुझे रिप्रेजेंट करती है। जैसे एव आदम के रीढ़ से बनी थी, वैसे ही तुम मेरी मिसिंग पीस हो। शेंग मियां ने कैजुअल टोन में कहा, मुझे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक पसंद है। फुयन तुरंत ले आया और उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉ लेकर बोला, चलो दोनों शेयर करते हैं। तभी वेन अंदर आया और चेयरमैन को नए फैब्रिक शिपमेंट चेक करने को बोला। जब शेंग मियान बाहर गई, फुयन ने उसके स्ट्रॉ से एक सिप लिया। इसी वक्त युआन अंदर आई और जब फुयन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, उसने उसके पानी में एक पिल स्लिप कर दी। जैसे उसने वो पानी पिया, एक गर्म लहर उसके शरीर से दौड़ गई। युआ ने उसे अपने बाहों में ले लिया और वेन ने बाहर से फोटोज क्लिक कर लिए। बोर्ड मीटिंग में वेन ने कहा कि चेयरमैन के मैरिटल स्कैंडल्स से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। युआ ने तुरंत सॉल्यूशन दिया, मुझे अपनी बहन की जगह चेयरमैन बनाना होगा। लेकिन वेन ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उसने सबके सामने एक रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें युआन उसे अलायंस का प्रपोजल देती है और वीडियो फुटेज भी दिखाई जिसमें वो फुयन के ड्रिंक में ड्रग डाल रही होती है। फुयन ने उसके बाद अनाउंस किया, मैंने अपनी सारी पर्सनल एसेट्स अपनी वाइफ के नाम कर दी हैं, चाहे हमारे मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो। अब से शेंग मियान के पास फुल कंट्रोल है। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, सिर्फ पैसा क्या चीज है। शेंग मियान ने बिना हिचकिचाए युआन को कंपनी से निकाल दिया। फुयन ने वन की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की, तुम्हारी एक्टिंग तो मेरी जैसी है। पता चला कि वन ने पहले ही फुयन को युआन के प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और फुयन ने उसके ही ट्रैप का यूज उसके खिलाफ कर दिया। कुछ दिन बाद फुयन सड़क पर शेंग मियान से टकरा गया। तभी ऊपर से एक हैवी बैग गिरने लगा। उसने तुरंत दौड़कर उसे धक्का दिया और बैग उसके सर पर जा गिरा। कल्प्रिट और कोई नहीं, युआन थी। फुयन को हॉस्पिटल ले जाया गया। शेंग मियान रोती हुई कहती रही, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब वो होश में आया तो उसने थोड़ा नाटक किया, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मेरी देखभाल करे। लेकिन उसने मना कर दिया कि शिन या ग्रैंडपा को बुलाया जाए। वेन ने मौका देखा और बोला, मैं रह जाता हूँ, प्रेसिडेंट फूक की देखभाल भी कर लूंगा और बिजनेस पर भी बात कर लेंगे। वेन का हाथ इतना दर्द कर रहा था कि वो अपना नाम भी साइन नहीं कर पा रहा था। जब उसने सुना कि शेंग मियान उसे घर ले जा रही है तो वो खुश होकर उसके पास चिपक गया। फाइनली तुम मेरे साथ हो। घर पर शेंग मियान ने उसके लिए हेल्दी फूड बनाया। उसने उसे अपने पास बिठाया, लेकिन गलती से उसका हाथ एक सेंसिटिव जगह पर लग गया। उसने ड्रामा किया, मुझे इस जगह का ध्यान रखना होगा, कि हमारे फ्यूचर और ग्रैंडपा के सपनों से जुड़ी है। वो पेशेंट बनकर कंप्लेन करता रहा, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, सर में दर्द है, मुझे खिलाओ। लेकिन असल में वो अपनी वाइफ के लिप्स टेस्ट करना चाहता था। शर्माई हुई शेंग मियान ने उसके मुंह में एक के बाद एक स्पून भर के राइस भर दिया। उस रात फुयन ने फेंट होने का नाटक किया, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन बटन खोल नहीं पा रहा। मजबूरन शेंग मियान ने मदद की। उसने उसे अपने बाहों में खींच लिया, तुम मेरे साथ सो जाओ, शायद मुझे रात में फिर बाथरूम जाना पड़े। शेंग मियान ने थोड़ा हंसकर कहा, ड्रामा बंद करो और अच्छे से रेस्ट करो। रात के बीच में फुयन चुपके से उसके पास आया और उसे सोते हुए देखता रहा। जब वो झुका उसके लिप्स छूने, शेंग मियान उठ गई और बाथरूम चली गई। पैनिक में फुयन कुर्सी के नीचे छुप गया। प्लान था उसे सेड्यूस करने का, लेकिन शेंग मियान सीधा बेडरूम में वापस चली गई। खुश हुआ फुयन, उसने उसे जोर से गले लगा लिया और दोनों ने नींद में एक दूसरे को अपने पास महसूस किया। अगली सुबह शेंग मियान की आंख खुली तो देखा फुयन उसके पास सो रहा था। उसने तुरंत कहा, तुम खुद मेरे बाहों में चढ़ी थी रात को, पूरा रात मुझसे चिपक कर लेटी रही। वो कुछ कह पाती उससे पहले फुयन ने उसे अपने नीचे खींच लिया और पैशनेटली किस कर दिया। उसके जज्बात के आगे शेंग मियान पिघल गई, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ने वाला था, शेंग मियान ने उसे धक्का दिया, हमें काम के लिए लेट हो रहा है। जब शेंग मियान लिविंग रूम में आई तो उसने इंस्टिंक्टिवली अपने पेट पर एक जेंटल हाथ रखा। असल में उस रात जब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और बहुत खून बह गया था, तब वो बस इतना होश में आई थी सर्जरी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर सके। उस वजह से डॉक्टर बच्चे को बचा पाए। उन्होंने बेबी के लिए सब कुछ किया। शेंग मियान ने डॉक्टर से कहा कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। उसने प्लान किया था जब फुयन पूरी तरह से ठीक हो जाए तब वो उसे ये खुशी वाली खबर देगी। तभी फुयन ने युआन के साथ एक मीटिंग अरेंज की और उसे मजबूर किया कि वो अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर करे। उसने अपनी आंखों से देखा था कि युआन ने जानबूझकर टूल बैग को नीचे गिराया था। युआन ने अपनी गलती मानी और रोकर माफी मांगी। ब्रदर इन लॉ, प्लीज एक मौका और दे दो मुझे, उसने कहा। फुयन ने उसे दो ऑप्शन दिए, या तो अपने शेयर ट्रांसफर कर दो या सीधा जेल जाओ। इसी बीच शेंग मियान अपने काम के डिस्कशन में बिजी थी जब उसे अचानक मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। जब वैन ने पूछा कि उसने फुयन को अब तक गुड न्यूज क्यों नहीं बताई, तो शेंग मियान ने बताया कि बहुत सारे लोग उनके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेगनेंसी को सीक्रेट रख रही है। लेकिन उसने कहा कि वो आज रात फुयन को सब सच बता देगी। वैन ने ये समझ लिया था कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची और उसने मान लिया कि फुयन हमेशा से शेंग मियान से ही प्यार करता था और शेंग मियान का दिल भी उसी के पास था। जब शेंग मियान वहां से जा रही थी, उसने अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। वैन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया।
उसी वक्त फुयन भी वहाँ पहुंच गया, लेकिन उसने गलत समझ लिया। उसे लगा शेंगमियान किसी और आदमी के साथ इंटीमेट है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक करके कहा कि फीटल हार्ट बीट अनस्टेबल है और एडवाइस दिया कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शेंगमियान की हेल्थ खतरे में आ सकती। जब वेन शेंगमियान को हॉस्पिटल से बाहर लाने में मदद कर रहा था, तभी फुयन वहां पहुंच गया। कोइंसिडेंटली डॉक्टर उस वक्त शेंगमियान को अबॉर्शन कंसेंट फॉर्म देने जा रहे थे। फुयन ने जब वो देखा तो तुरंत अज्यूम कर लिया कि शेंगमियान अपने बच्चे को खत्म करने जा रही है। वो उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? शेंगमियान कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं ठीक नहीं लग रही थी, डॉक्टर से कुछ दवाई लेनी थी। फुयन की आंखें अंधेरी पड़ गई और वो बोला, दवाई अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए या प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए? फिर उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे लगा था हम दोनों के बीच अब कोई सीक्रेट्स नहीं है, लेकिन लगता है कि सिर्फ मेरी अपनी ख्याली बात थी। पहले मैं खुद को उस बच्चे के लिए बहुत दोषी देता था। अगर मैं हॉस्पिटल नहीं आता तो क्या तुम चुपचाप हमारे बच्चे को छोड़ देती? फिर उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, शेंगमियान, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन मैं झूठ के साथ नहीं जी सकता। मुझे कुछ सच बोलो। शेंगमियान ने आंसुओं के साथ कहा, फुयन, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। घर लौटकर शेंगमियान ने उन सब लम्हों को याद किया जब फुयन ने उसे अपने दिल से प्रोटेक्ट और पैम्पर किया था। उनका रिश्ता झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन उनका प्यार बिल्कुल सच बन गया था। जब शेंगमियान चेयरमैन से मिलने गई तो असिस्टेंट शिन ने बताया कि फुयन उससे मिलना चाहता है। उसने एक नया मैरिज एग्रीमेंट रेडी करवाया था, जिसमें शेंगमियान को साइन करना था। जब उसने एग्रीमेंट खोला तो उसमें एक छोटी सी नोट लगी थी, डोंट डिवोर्स मी। थोड़ी देर बाद वैन आया और उसने बताया कि उसने फुयन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है। उसने कहा कि उसने फुयन को डांटा भी है और अब वो चाहता है कि शेंगमियान अपनी खुशी के लिए हिम्मत दिखाए। मिसेस बाई भी आई और अपनी बहू से पर्सनली माफी मांगी कि उसने इतने दिनों तक उसे गलत समझा। उसने प्रॉमिस किया कि वो ये सब सुधारेगी और शेंगमियान के ग्रैंडपा को भी खुश करेगी। उस दिन शेंगमियान के दोस्तों और परिवार ने उन दोनों के स्पेशल दिन को सेलिब्रेट किया। लियांग, जो उसका कलीग था, वो भी उनकी लव स्टोरी देखकर इमोशनल हो गया। शेंगमियान एक कमरे में गई जहाँ उनकी पुरानी यादें थी। फुयन उसके पास आया और बोला, तुमसे मिलने से पहले मैं एक रैशनल इंसान था, लेकिन तुमसे मिलकर मैंने जाना कि किसी के लिए बदलना कैसा होता है। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज देना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ बस तुम्हें पाने के लिए। हमने कई बार एक दूसरे को गलत समझा, लेकिन उन्हीं गलत फहमियों में मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे यकीन है हमारा बच्चा अपने पेरेंट्स का प्यार महसूस करता है और वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। शेंगमियान, मेरी जिंदगी के बाकी दिनों में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। बस मेरे साथ रहो हमेशा के लिए, ओके? आखिर में उनका सच्चा प्यार सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर जीत गया। उनकी झूठी शादी से शुरू हुआ रिश्ता सच्चे और गहरे प्यार में बदल गया और उनकी कहानी एक परफेक्ट दिल को छू जाने वाली एंड पर खत्म हुई। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।